भाई आज हम क्या करने वाले हैं, हम वन शॉट करने वाले हैं स्टार्ट। कौन से चैप्टर का? हेल्थ का, जो कि तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 है। कौन सी क्लास का? क्लास 8 CBSE साइंस का। तो इस हेल्थ ये जो ट्रेजर है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारी इस कुदरत की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भगवान ने हमें दी है, जिसकी हमें देखभाल करके रखनी चाहिए, अच्छे से करके रखना चाहिए, इसको बना करके अपनी हेल्थ को वेल बीइंग करके रखना चाहिए। तो उसके बारे में भाई हम सारा का सारा पढ़ने वाले हैं कि हम अपनी अच्छी हेल्थ कैसे रख सकते हैं। हेल्थ बुरी हो जाती है तो उसको अच्छा कर कैसे सकते हैं, और हेल्थ बुरी होती क्यों है, सारे के सारे सिम्टम्स, कॉजेस, ट्रीटमेंट्स, उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, हर चीजों को, ये सारी की सारी बातचीत इस लेक्चर में, इस वन शॉट लेक्चर में कम से कम देर में अपन निपटा देने वाले हैं। हाँ जी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई, क्या हाल चाल है मेरे सारे के सारे रामलाल, देवी जी, शक्तिमान और भक्तिमान के। आशा करता हूं कि सब के सब एकदम कुशल मंगल होंगे। तो भाई मैं तुम्हारा प्यारा प्यारा साइंस का एजुकेटर देवज्ञानी सर, तुम मुझे प्यार से देवू भैया भी बुला सकते हो। और भाई आज हम क्या करने वाले हैं, हम वन शॉट करने वाले हैं स्टार्ट। कौन से चैप्टर का? हेल्थ का, जो कि तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 है। कौन सी क्लास का? क्लास 8 CBSE साइंस का। ठीक है, तुम्हारी जो क्यूरियोसिटी एनसीईआरटी की बुक है, कुछ स्कूल में एनसीईआरटी फॉलो हो रही होगी, कुछ स्कूल में नहीं हो रही होगी, लेकिन ये जो हेल्थ का चैप्टर है, ये हमारे सिलेबस का भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमारी जिंदगी का भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है भाई। कहते हैं ना, वो क्या होता है कि मतलब शरीर है तो भाई सब कुछ है। हेल्थ इज वेल्थ वाली जो चीज होती है ना, कि हेल्थ हमारी सबसे बड़ी वेल्थ होती है, हमारा सबसे बड़ा खजाना है हेल्थ। और यही खजाने वाली बात ही इस चैप्टर के नाम में भी है, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। ट्रेजर यानी कि खजाना। अरे खुजाना नहीं बेटा, खुजाना तो वो है जब तू नहाता नहीं है बहुत बहुत दिन तक, तो तेरे खुजली खुजली हो जाती है ना, वो खुजाना होता है। ये खजाना है, ये क्या है? ट्रेजर है। ठीक है, तो इस हेल्थ ये जो ट्रेजर है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारी इस कुदरत की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भगवान ने हमें दी है, जिसकी हमें देखभाल करके रखनी चाहिए, अच्छे से करके रखना चाहिए, इसको बना करके अपनी हेल्थ को वेल बीइंग करके रखना चाहिए। तो उसके बारे में भाई हम सारा का सारा पढ़ने वाले हैं कि हम अपनी अच्छी हेल्थ कैसे रख सकते हैं। हेल्थ बुरी हो जाती है तो उसको अच्छा कर कैसे सकते हैं, और हेल्थ बुरी होती क्यों है, सारे के सारे सिम्टम्स, कॉजेस, ट्रीटमेंट्स, उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, हर चीजों को, ये सारी की सारी बातचीत इस लेक्चर में, इस वन शॉट लेक्चर में कम से कम देर में अपन निपटा देने वाले हैं। ठीक है, और एक बात मैं तुमको बता देता हूं, इस लेक्चर में एक भी क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है क्वेश्चन? क्योंकि बीच बीच में अपन टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे और मैं तुमको बताता जाऊंगा इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा कैसे। मैं क्वेश्चन उस टाइम पर लिखूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में आया, ये क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा। इसीलिए मैं इस क्लास में कोई सा भी क्वेश्चन नहीं लाया हूं, क्योंकि देखो पोल्स तो लाइव क्लास होती है, उसके अंदर तो पोल्स वोल्स अपन कर लेते हैं, मजा आता है भाई, बड़ा मजा आता है, देखते हैं कौन कितना ऊपर कौन कितना पानी में है ना भाई। लेकिन यहां पर क्या है, लाइव नहीं है जस्ट बिकॉज, तो इसीलिए हम यहां पर पोल्स तो है ही नहीं। और ऑफकोर्स तुम्हारे एग्जाम में सारे के सारे एमसीक्यूज भी नहीं आते है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जो कि इस लेक्चर में तुमने पढ़ने के बाद सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मेरी गारंटी है सारे के सारे जो भी एग्जाम में आएंगे वो तुम्हारे बन जाएंगे। और ये मत समझना अगर ये वन शॉट लेक्चर है तो सर ने इस पूरे के पूरे चैप्टर को समराइज करके लिखाया होगा, नहीं। एक एक लाइन, पूरे चैप्टर की एक एक लाइन, चाहे वो डिड यू नो वाला छोटा सा बॉक्स हो, चाहे वो एक्टिविटी की कोई सा भी पार्ट हो, कोई सी भी इंपॉर्टेंट छोटी सी छोटी डिटेल इस चैप्टर की इस पीपीटी के अंदर है, इस लेक्चर में तुमको मिल जाएगी। और बेटा तेरा पूरा का पूरा चैप्टर एकदम सफाचट हो जाएगा, पूरा का पूरा तेरे दिमाग में बस जाएगा। डोरेमोन की ब्रेड में इतनी ताकत नहीं होगी जितनी इस वन शॉट में ताकत है। डोरेमोन की ब्रेड तू भाई छपता था, खा जाएगा, अगले दिन क्या करेगा, पॉटी में निकल जाएगी। लेकिन ये चैप्टर अगर तूने ये वन शॉट देख लिया भाई साहब, तो कभी नहीं निकलेगा, तेरे पेपर में जाके निकलेगा आंसर शीट के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से। तो बिना किसी देरी के भाई स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर CBSE क्लास 8 साइंस का, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, वन शॉट। एंड मेरा नाम जिनको भी नहीं पता है, देवज्ञानी सर है, तुम मुझे प्यार से देव भैया बुला सकते हो। आज अब बेटे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, हेल्थ के बारे में जानेंगे कि बेसिकली हेल्थ होता क्या है हमारे, है ना, तंदुरुस्ती होती क्या है हमारे लिए। डिजीजेस के टाइप्स क्या होते हैं, उसके कॉजेस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे। उसके बाद प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीजेस। अब टाइप्स पढ़ लिए हमने, डिजीज कौन कौन से टाइप्स की हैं, अब उनको कंट्रोल कैसे करेंगे। हम बीमार पड़ चुके हैं भैया, हमें टाइप्स नहीं जानने, हमें नहीं जानना हमें कौन सी बीमारी हुई है, हमें तो इलाज चाहिए, हमें तो ठीक होना है, वापस जाकर क्रिकेट खेलना है ना भाई, तो वो चीज जानेंगे। उसके बाद वैक्सीन, ये वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसके बाद वैक्सीन के बाद हमारे पास कुछ और टॉपिक्स रहते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह का रहता है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटीबायोटिक्स से एक क्वेश्चन तुम्हारा आएगा ही आएगा, ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं तुमको बताऊंगा कौन सा आएगा। दो क्वेश्चन बताऊंगा, उनमें से कोई एक तुम्हारे पेपर में आएगा ही आएगा, और 3 से 4 मार्क्स का आएगा तो 5 मार्क्स तुम्हारे पक्के करवा दूंगा। ठीक है भाई, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या होता है सर? हेल्थ माने तंदुरुस्ती। कितने ज्यादा तंदुरुस्त है हम, ये देखो सर ट्राइसेप निकल रहे हैं हमारे, ये देखो बाइसेप निकल रहे हैं, नहीं, दैट इज योर फिजिक।
वो तेरी फिजिक है कि तू कितना ज्यादा फिजिक तेरी कितनी फिट है, तू कितना फिट है ये। लेकिन हेल्दी होने का मतलब अलग है, फिट होने का मतलब अलग है। ठीक है, हेल्दी होने का मतलब है तू अंदरूनी तरीके से कितना ज्यादा फिट है। तुम ऐसे पतले दुबले योगासन करने वाले गुरुओं को देख लोगे, लेकिन वो भी पता अंदर से बहुत ज्यादा वो होते हैं, क्या कहते हैं, हेल्दी होते हैं। बाहर से देखने में तुमको लगेगा कि फिट नहीं है, ये क्या पतला दुबला सा आदमी, अगरबत्ती जैसा भी जला दूंगा, है ना भाई। मैं भी दिख रहा हूँ तुमको अगरबत्ती जैसा एकदम पतला दुबला सा आदमी, लेकिन क्या पता मैं अंदर से हेल्दी हूँ। खैर वो तो मेरे को पता है कि मैं नहीं हूँ। ठीक है भाई, तो ये चीज होती है कि भाई अंदर से अपने को हेल्दी होना होता है। वो अंदरूनी जो अपने पास तंदुरुस्ती होती है उसको हेल्थ बोलते हैं। और अंदरूनी ही नहीं, हमारे आसपास की जो हेल्दी, हमारे आसपास का जो नेचर होता है वो भी हेल्दी होना चाहिए। हमारी मेंटल वेलबींग भी उसके अंदर है। अब देखो डेफिनेशंस तो हेल्थ की बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने, बहुत सारे डॉक्टर्स ने, हर किसी ने इतने सालों में भाई, इतने सारे वैद्य ऋषियों ने, सबने अलग अलग हेल्थ की डेफिनेशन दी। ठीक है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO जिसे हम कहते हैं, उसने एक हमें डेफिनेशन दी हेल्थ की। वो क्या होती है, आजा जान लेते हैं। सो एज पर WHO स्टैंडर्ड्स, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, फिजिकल हेल्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है सही से, मेंटल हेल्थ भी होना इंपॉर्टेंट है, एंड सोशल वेलबींग होना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, अगर तुम बोलोगे भैया मैं बीमार नहीं हूं, मेरे को कोई डिजीज नहीं है, नॉट मेयरली, जैसे यहां पर लिखा है नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, अगर तू बोल दे भैया कि मैं बीमार नहीं हूं, तो इतना काफी नहीं है भाई तेरे हेल्दी होने के लिए। मान ले कि तेरे को बुखार नहीं है, तेरे को जुकाम नहीं है, तेरे को कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, और तू बोले देखो भाई मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है, मेरा क्या, मैं तो हेल्दी हूं, है ना, ये काफी नहीं है बेटा हेल्दी होने के लिए, ना बीमारी होना। तेरे को फिजिकली तो हेल्दी है, लेकिन मेंटली क्या, क्या पता तेरे दिमाग में बहुत ट्रॉमा हो कि प्रिया यार आखिर मेरे साथ बेंच पे क्यों नहीं बैठती, आखिर रोहन में उसको ऐसा क्या दिखता है कि वो उसी के साथ बैठती है, मेरे को तो ट्रॉमा ही ट्रॉमा मिले जा रहा है, मार्क्स आ नहीं रहे हैं, रोहन के मार्क्स मुझसे ज्यादा आ रहे हैं, डेकिसुकी के मार्क्स मुझसे ज्यादा आ रहे हैं, शिजुका उसी के पीछे क्यों पड़ी रहती है ना भाई। तो मेंटल ट्रॉमा जा रहा है, तो मेंटल वेलबींग होना भी इंपॉर्टेंट है। तू सेटिस्फाइड होना चाहिए अपनी लाइफ से, जो भी तू कर रहा है, तेरा दिमाग शांत होना चाहिए। आसपास की दुनिया, क्या पता तेरा मेंटल वेलबींग भी ठीक हो, लेकिन आसपास की दुनिया जो है तो पीयर प्रेशर है, वो तेरे को बहुत पोक कर रहा होगी, यार तू अच्छा नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो चीज तेरा जो सोशल इंटरेक्शन है, बेसिकली सोशल वेलबींग है, सोसाइटी के आसपास के लोगों के साथ तेरी जो वेलबींग है, तेरा जो उठना बैठना है, उसमें तेरे को दिक्कत आ रही है, तो तेरी सोशल वेलबींग क्या है, खराब है। इसका मतलब तू सोशली हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो भले ही तू फिजिकली हेल्दी हो जाए क्योंकि तेरे पास कोई डिजीज नहीं है, क्या पता तू मेंटल या सोशल वेलबींग तेरी ठीक ना हो, है ना। तो सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग एंड फिजिकल वेलबींग, ये तीनों जो वेलबींग है, तीनों जो हेल्थ है हमारी, बहुत तगड़े तरीके से बढ़िया होनी चाहिए, चौकस होनी चाहिए, तब जाकर के एक इंसान को माना जाएगा भैया तुम क्या हो, हेल्दी है भाई अब तू। ठीक है, फिजिकली है ओके, मेंटली है ओके, सोशली है ओके, ठीक है, तुम्हारा बिल पास हो गया, तुम जा सकते हो, तुम हेल्दी हो, है ना भाई। तो ये तीनों के तीनों काम अपने पास होने चाहिए, और इन तीनों चीजों को हम क्या बोलते हैं, पिलर्स ऑफ हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, 3 पिलर्स होते हैं अपने पास। थ्री पिलर्स होते हैं, 1 2 3। एक होता है फिजिकल हेल्थ, एक होता है अपने पास मेंटल हेल्थ, एक होता है अपने पास सोशल हेल्थ। ऑलराइट, ये 3 अपने पास हेल्थ होती हैं, 3 अपने पास वेलबींग के टाइप्स होते हैं, जो कि क्लियर होने चाहिए एक इंसान के, तब जाकर के उस इंसान की हेल्थ को बोला जाएगा हाँ बेटे चौकस एकदम, है ना। तो ये चीज होती है। उसके बाद अपने पास क्या है चीज, फिजिकल, मेंटल और सोशल, तीनों की डेफिनेशन लिखी है, जो कि मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं। 1 या 2 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है कि हेल्थ की डेफिनेशन बताओ, 2 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन आएगा। अगर देख 1 मार्क्स में अगर आया, आधे मार्क्स में आया, तो देख तू सिंपल ये डेफिनेशन लिख के आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर तेरा पेपर में क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स के अंदर तेरे को ये डेफिनेशन तो लिखनी है, साथ में फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों को एक्सप्लेन करना है कि फिजिकल वेलबींग क्या है, मेंटल वेलबींग क्या है, सोशल वेलबींग क्या है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपने पास क्या है, आर साइंटिफिक हेरिटेज, आयुर्वेद के बारे में जानेंगे। सबके सब हम जानते हैं कि इंडिया से ही आयुर्वेद का क्या किया गया है, डिस्कवरी हुई है। नींव जो है हमारे पास आयुर्वेद की, वो इंडिया से ही उठी है ना। और भी मतलब ट्रेडिशनल मेथड चाइना में, वियतनाम में, आसपास के जो हमारे कंट्रीज हैं, जैसे
एशियन जो कंट्रीज हैं वहां पर ऐसे ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे जो आयुर्वेद से सिमिलर होते थे, बट वहां पर उनको अपनी ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी, उनकी आयुर्वेद में अपनी ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी, है ना। तो आयुर्वेद की हमारे पास जो साइंटिफिक हेरिटेज थी उसके बारे में जानते हैं। कोर प्रिंसिपल आयुर्वेद का क्या होता है? कोर प्रिंसिपल यानी कि आयुर्वेद बेस्ड किस चीज पर होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन किस बेसिस पर बनाई जाती हैं। देखो आयुर्वेद के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज प्रकृति। प्रकृति यानी कि आसपास का हमारा एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट से डिराइव्ड सारी की सारी मेडिसिन होती हैं, सारे के सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, चाहे वो जड़ी बूटी हो। तेरे ऊपर भाई, तेरे माथे के ऊपर हरी हरी जड़ी बूटी लगाई जा रही, सर गोबर जैसी लग रही, नहीं गोबर नहीं है बेटा, वो जड़ी बूटी है। पत्तों को पीस पीस के जड़ी बूटियों को वो दवाई बनाई गई है और वो बहुत असरदार है, ये कहना होता है आयुर्वेद का, ठीक है। तो कोर प्रिंसिपल इसका क्या है? ट्रू हेल्थ इज अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग्स। अभी जो सराउंडिंग्स है इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं। हो सकता है प्रकृति की मैंने स्पेलिंग गलत हो, ठीक है, मेरे को हिंदी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है मेरी, बहुत साल हो गए हिंदी पढ़े हुए, प्राकृति की स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, तो इसलिए मैं इसको वापस मिटा देता हूं, लेकिन तुम समझ लो इसको बोलते हैं प्रकृति है। हिंदी में, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में बेसिकली इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रकृति के साथ साथ हमारा जो माइंड है, हमारा जो भेजा है, और हमारी जो बॉडी है, हमारा जो तन है, बदन है, उसकी हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम है WHO वाली है भाई, WHO वाली है। बॉडी यानी कि फिजिकल वेलबींग, माइंड यानी कि मेंटल वेलबींग, सराउंडिंग्स यानी कि सोशल वेलबींग। क्या हुआ? WHO की जो डेफिनेशन है सेम वैसी ही तो है। और देख आयुर्वेद तो बहुत पुराना है, आयुर्वेद की कॉपी करिए, इसका मतलब WHO ने, ऐसा क्या बोल सकते हैं हम, लेकिन ऐसा कुछ बोलूंगा नहीं मैं, है ना भाई, पहला वन शॉट है, कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करूंगा, हाँ ठीक है भाई। तो डेली एंड सीजनल रूटीन्स की अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद के अंदर अपने पास कुछ रूटीन्स होते हैं, जैसे फॉलोइंग दिनाचार्य। दिनाचार्य हमारे पास एक आचार्य हुआ करते थे, आचार्य यानी कि वैद मुनि टाइप्स जो होते थे, जैसे पहले डॉक्टर्स तो होते नहीं थे, वैद होते थे, है ना। तो वैसे दिनाचार्य एक वैद थे। डेली, अच्छा ये डेली रूटीन की बात हो रही है, मेरे को लगा आचार्य लिखा हुआ है तो कुछ ना कुछ नाम होगा, है ना। नहीं नहीं, दिनाचार्य का क्या मतलब है कि हमारा जो दिनचर्या है, बेसिकली इसको दिनाचार्य नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं दिनचर्या, ठीक है। दिनाचार्य इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है, राम को रामा लिखा जाता है, कृष्ण को कृष्णा लिखा जाता है ना। तो वो सब चीजें होती हैं, जैसे रावण को रावणा लिखा जाता है, लॉर्ड रावणा, लॉर्ड रामा, है ना, लॉर्ड हनुमाना, ऐसा होता है ना। तो वो सब चीजें होती है। तो वैसे ये दिनाचार्य लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है दिनचर्या। दिनचर्या तुम समझते हो क्या होता है? दिनचर्या मतलब हमारे डेली रूटीन जो होता है, ठीक है। एंड ऋतुचर्या, ऋतुचर्या यानी कि सीजनल रूटीन, यानी कि कब गर्मियां आ गई, कब सर्दियां आ गई, कब बारिशें आ गई, कब ऑटम सीजन आ गया, तो सीजनल रूटीन जो होता है वो चीज हेल्प्स मेंटेन अ बैलेंस। ये सारी चीजें जो होती हैं बैलेंस मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। प्रकृति की बात करें तो ईटिंग फ्रेश, हमको फ्रेश चीजें खानी है। होलसम फूड सूटेड टू वंस प्रकृति। होलसम फूड का क्या मतलब है? होलसम फूड का मतलब है कि सारी की सारी बैलेंस डाइट एक इंसान की प्रकृति यानी कि उसकी जो सोशल वेलबींग है, उसके जो आसपास के सराउंडिंग्स हैं, उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे अगर मैं बोलूं मैं अंटार्कटिका में रहता हूं, वहां पर पेड़ पौधे ही नहीं उगते, है ना, तो वहां पर आसपास में मैं क्या करूंगा? मेरे को वहां पर नॉनवेज मतलब खाना ही पड़ेगा, मजबूरन खाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मेरे को अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करने के लिए, अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए मेरे को वो चीज करनी पड़ेगी। लेकिन आयुर्वेद कभी भी नॉनवेज सपोर्ट नहीं करता था। आयुर्वेद की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो उसका कहने का मतलब है कि जहां पर जो पेड़ पौधे उग रहे हैं, जहां पर जो जड़ी बूटियां, जो चीजें खाने लायक है, प्रकृति के हिसाब से तुम अपने उस रीजन के हिसाब से वो चीज वहां से ढाल सकते हो, खा सकते हो। तो प्रकृति के हिसाब से तुम अपनी बैलेंस डाइट प्रोड्यूस करो और वो उसका सेवन करो, उसको कंज्यूम करो, ठीक है भाई। इंडिविजुअल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल, ओके। हॉलिस्टिक प्रैक्टिसेस की अगर मैं बात करूं तो योगा, जैसे योगा की अगर मैं बात करूं तो योगा डे था अभी, इंटरनेशनल योगा डे था कुछ दिन पहले ही, है ना। योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, रेस्टफुल स्लीप एंड रेगुलर एक्सरसाइज सपोर्ट ओवरऑल वेलबींग। अब ये जो चीजें मैंने यहां पर लिखी हैं, ये जो सारी की सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन करते हैं ना अपन, ओ अभी जो ओम है, ओम की जो वॉइस होती है, तुमको लगता है ओम जो है वर्ड वो सिर्फ इंडियन ट्रेडिशन से ही डिराइव्ड है, लेकिन ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है। वर्ल्ड वाइड जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस पर रिसर्च करी है कि ओम की जो हमारे पास वॉइस होती है, जो वेवलेंथ निकलती है इसकी, वेव की, जब अपन बोलते हैं तो ये इतनी ज्यादा हेल्दी होती है कि हमारे पूरे के पूरे माइंड में वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, जिससे हमारा माइंड शांत होता है, हमारी बॉडी के लिए ये बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी आयुर्वेद से डिराइव्ड है। योगा के बारे में तुम बहुत अच्छे जानते हो, मेडिटेशन के बारे में तुम जानते हो, माइंडफुलनेस क्या होती है, कंसंट्रेशन पे बहुत ज्यादा हमारे फायदा देती है,
और उसके बाद रेस्टफुल स्लीप, अच्छी स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है एज वी ऑल नो। सर मैं तो बहुत अच्छी स्लीप लेता हूं सर, 24 में से 16 घंटे सो जाता हूं सर, बहुत अच्छी स्लीप लेता हूं। बेटा वो अच्छी स्लीप नहीं है, वो क्या है, वो पॉइजन है, वो स्लीप नहीं है, वो अच्छी नींद नहीं है, वो खराब नींद है, वो पॉइजन है बेटा, है ना। तो आयुर्वेद के भाई ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। आयुर्वेद के अंदर तुम्हारा सबसे ज्यादा मेन जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा कोर प्रिंसिपल रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, हाँ सबसे मेन यही है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे करके सारी की सारी स्लाइड्स पे तुमको इंपॉर्टेंट चीजें बताता रहूंगा जो कि तुम्हारे पेपर में आएंगी। बाकी पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाना भी मेरा फर्ज है, तो पूरा का पूरा चैप्टर तो पढ़ ही रहे हैं अपन, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, हाउ कैन वी स्टे हेल्दी, हम हेल्दी आखिरकार रह कैसे सकते हैं। सर अभी तो आपने बताया सो के 24 में से 16 घंटे सोएंगे, अबे नहीं बोलियो, ऐसा नहीं बोलियो गोली बेटा, मस्ती नहीं, ठीक है। मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल बना करके हम हेल्दी रह लेंगे। बहुत बढ़िया सर, ये तो हमको पता ही था, आगे बताओ ना, आज बता देता हूं, ठीक है। ईट अ बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट खानी है। बैलेंस डाइट यानी कि जिसके अंदर प्रॉपर कंट्रीब्यूशन में, प्रॉपर रेशो में हमारे पास फैट्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, रफेज होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, तब जाके हमारी बैलेंस डाइट बनती है, जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स का हमारे पास क्या हो, बैलेंस हो, ठीक है भाई। ईट अ बैलेंस डाइट विद प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, ये सारी अपने पास बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अवॉइड प्रोसेस्ड, फैटी और शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स। अब तुमको देख, मेरे को देख के क्या लग रहा है, मैं तो मतलब फिट सा ही थोड़ा लग रहा हूँ, थोड़ा बहुत पतला आदमी हूँ, अभी टी शर्ट ढीली है इसलिए पतला लग रहा हूँ, ऐसे में पतला नहीं हूँ, फिट हूँ, ठीक है। अब देखने में लगता होगा भाई कि फिट आदमी, देख रहे हो ट्राइसेप देख रहे हो, अबे भाई वो फिटनेस होती है, फिजिक होती है, हेल्थ नहीं पता चलती बाहर की बॉडी देखने से। तो तंदुरुस्त से तंदुरुस्त आदमी को देख लेगा, सीबम को देख लेगा, तो सीबम एक बॉडी बिल्डर है ना, देखने में बहुत तगड़े लगते हैं, बढ़िया बॉडी वाले, लेकिन अंदर से हो सकता है हेल्दी ना हो, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं अपने पास। तो वही चीज यहाँ पर, अब जैसे मैंने अपना रेगुलर बॉडी चेकअप थोड़े दिन पहले कराया, मेरे को निकल गया बैड कोलेस्ट्रॉल। अब मेरे ऐसे पतले दुबले आदमी को जो ज्यादा खजा घी तेल खाता है ना, नॉनवेज खाता है ज्यादा, है ना, ज्यादा मतलब ज्यादा नॉनवेज भी नहीं खाता, ज्यादा घी तेल भी नहीं खाता, मेरे जैसे आदमी को बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया, सब कुछ बंद करना पड़ रहा है। तो वही चीजें होती हैं हमारे पास कि हम फैटी फूड जो होता है, प्रोसेस फूड जो होता है, हम चाह करके भी आजकल हमारी लाइफ में प्रोसेस फूड इतना ज्यादा इंक्लूड हो चुका है। हम जो दूध पी रहे हैं वो भी थैलियों में आ रहा है, वो भी प्रोसेस दूध है, प्रोसेस मिल्क है ना। तो हम चाह करके भी प्रोसेस्ड जो चीजें हैं उनको अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते, अपनी डाइट से नहीं निकाल सकते, विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। तो अवॉइड प्रोसेस्ड, फैटी और शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक्स, तो इससे अपन हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। स्टे फिजिकली एक्टिव, फिजिकली एक्टिव यानी कि आउटडोर, देखो एक ना एक फिजिकल वर्कआउट हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है, चाहे तुम जिम कर लो, चाहे तुम योगा कर लो, चाहे तुम अपनी रनिंग कर लो, कार्डियो कर लो, है ना, ये सारी चीजें कर लो, चाहे तुम कोई सा स्पोर्ट खेल लो, तुम क्रिकेट खेल के आ रहे हो 1 घंटा, तो उसके बाद तुम्हारी भागदौड़ हो जाएगी, बढ़िया है, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई सा आउटडोर एक्टिविटी, आउटडोर हमारे पास जिसके अंदर हम भागदौड़ कर रहे हो, मजा आ रहा हो, बहुत मजा आ रहा हो, है ना भाई, वो एक्टिविटी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। उसके बाद लिमिट स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम लिमिट कर लो। सर कैसे कर लें, आपका वन शॉट भी तो स्क्रीन पर ही देख रहे हैं देख वो तो बात सच है, ठीक है, वो तो बात सच है, हमारी जनरेशन ऐसी आ चुकी है कि हम स्क्रीन टाइम को एकदम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना। स्क्रीन टाइम को एकदम खत्म नहीं कर सकते। मेरा खुद का स्क्रीन टाइम चल रहा है भाई, अभी तुमको पढ़ाते पढ़ाते सामने एक एलईडी लगी हुई है, दिख रहा है कि कैसे पढ़ा रहा हूं मैं, है ना भाई। जब हम क्लास ले रहे होते हैं तब सामने एलईडी लगी होती है, दिख रहे होते हैं तुम्हारे कमेंट साथ साथ, है ना। तो हम चाह करके भी प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल इन दिस जनरेशन टू एलिमिनेट द स्क्रीन टाइम कंप्लीटली, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना। तो हम लेकिन उसके ऊपर लिमिट जरूर लगा सकते हैं, ठीक है, कि हमें पता है यार क्लास अटेंड करना तो जरूरी है, उससे तो पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई है तो सब कुछ है ना, तो क्लास अटेंड कर लो। लेकिन तुम जो एंटरटेनमेंट वाले जो रिसोर्सेज है, तुम फ्री फायर खेल रहे हो, आजा भाई बिल्डे फ्री फायर में आजा, विनर विनर चिकन डिनर, विनर विनर चिकन डिनर, विनर विनर चिकन डिनर जो पबजी में होता है ना भाई, तो वो सब नहीं करो, वो सब थोड़ा लिमिट कर दो। एंटरटेनमेंट भी जरूरी है लेकिन लिमिट कर दो, बाहर जाके खेलाओ, 10-15 मिनट फोन चला लिया, दिन का आधा घंटा फोन चला लिया, उसके अलावा जितना भी स्क्रीन टाइम था वो पढ़ाई के अंदर ज्यादा ऑलरेडी रहा है, तो और ज्यादा स्क्रीन टाइम मत करो, है ना। तो वो चीजें अपने पास हो जाती हैं। गेट इनफ स्लीप, नींद अच्छे से लो। हाँ सर 24 में से 16 घंटे सर, नहीं भाई, 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए इनफ होती है एक दिन में, एक हेल्दी इंसान के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस योगा और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्राणायाम आ जाते हैं। जैसे हमारे पास एक अनुलोम विलोम होता है ना, वो अपने पास प्राणायाम होता है, शायद कुछ ऐसा होता है ना। से नो टू हार्मफुल, अब ये देखो, से नो टू हार्मफुल सबसे ज्यादा बढ़िया बात है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बढ़िया तो चीज नहीं है ये, सुनो मेरी बात। से नो टू हार्मफुल एडिक्टिव सब्सटेंसेस लाइक टोबैको, एल्कोहल एंड ड्रग्स, ठीक है। अब ये चीज सबको पता है
कि ड्रग्स क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, शराब के अंदर, मदिरा के अंदर हमारे पास अल्कोहल का यूज होता है, और हमारे पास टोबैको का यूज होता है आजकल सिगरेट्स में, और टोबैको को रॉ भी आजकल लोग खाते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, तंबाकू बोलते, तंबाकू तो खैर इसको हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है टोबैको को हिंदी में तंबाकू बोला जाता है, लेकिन गुटखा एक चीज होती है, खैनी गैनी, है ना, जो अपने पास कौन आते हैं, अजय देवगन भाई साहब, है ना, क्या होता है, ऐसे करके खाते हैं और क्या बोलते हैं, बोलो जुबा केसरी, है ना भाई। तो वो चीज का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? चलो मैं आज तुमको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा मॉरल वैल्यू देता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा जब भी हेल्थ चैप्टर अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ हमेशा ये बात बताता हूँ। आजकल ना बहुत ज्यादा एक चीज हो गई है, जब मैं स्कूल में था तब तो खैर इतना ज्यादा इसका ट्रेंड नहीं था, अब इट हैज बिकम अ वेरी बिग ट्रेंड, कि मतलब स्कूल के 6th क्लास के, 5th क्लास के, 7th 8th क्लास के बच्चों के हाथ में एक चीज होती है जिसको क्या आजकल बहुत ज्यादा बोला जाता है वेप, वेप जैसी कोई चीज होती है, दैट्स इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। एंड बच्चों को लगता है कि इसके अंदर सिर्फ धुआं धुआं है, इसके अंदर टोबैको नहीं है, तो इसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। वेप हैज अ सब्सटेंस कॉल्ड निकोटिन, जो कि हमारे पास सिगरेट्स में भी होता है। निकोटिन का क्या होता है? निकोटिन मतलब गिव्स सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट टू योर माइंड, थोड़ी देर के लिए तुमको रेस्ट दे देगा, तुम्हारी माइंड को पॉज कर देगा, तुम्हारी सेंसेस को थोड़ा सा वीक कर देगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इसीलिए लोग सिगरेट पीते हैं, ठीक है। अब वो चीज टोबैको हटा करके भर भर के, निकोटिन सिगरेट में इतने अमाउंट में होता है और टोबैको इतने अमाउंट में होता है, ये मान लो, ठीक है। अब टोबैको को बिल्कुल हटा दिया और जो इतना सा निकोटिन था उसको इतने सारे अमाउंट में एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के अंदर डाल दिया और बोल दिया भैया इसमें टोबैको नहीं है, कैंसर कॉज नहीं करता। लेकिन जो वेप होते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स होती हैं, दैट आर मोर हार्मफुल देन सिगरेट्स, दैट आर मोर एडिक्टिव इनफैक्ट, ठीक है। एडिक्शन चाहे तुम्हें किसी ड्रग वाली चीज का हो, चाहे टोबैको का हो, अल्कोहल का हो, या किसी भी चीज का हो बेटा, एडिक्शन किसी भी चीज का हो। अब तू कहेगा हाँ सर उसका भी एडिक्शन हो गया था, मेरे को आज तक मूव ऑन नहीं करके पाया। अरे भाई वो भी है, वो भी है, वो भी गलत बात है। एक इंसान का भी एडिक्शन बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम किस एडिक्शन की बात कर रहे हैं? हार्मफुल सब्सटेंसेस के एडिक्शन की बात कर रहे हैं। तो मैं ये बात वेप वाली बात तुम्हें क्यों बताई, जबकि इसका पॉइंट भी यहाँ पर एडेड नहीं था? क्योंकि तुम्हारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम अभी एक ऐसी एज में हो जब तुम सबसे ज्यादा बिगड़ सकते हो, ठीक है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हो या फिर तुम बहुत ज्यादा सुधर सकते हो। तो देखो अगर तुम बिगड़ गए तो यहां पर जो बिगड़ने वाला ग्राफ है वो कैसा जाता है कि तू अभी बहुत ज्यादा बिगड़ गया, बिगड़ गया, बिगड़ गया, फिर तेरा बेटा डाउनफॉल शुरू हो गया, और वो डाउनफॉल फिर ऐसा शुरू होगा ना, ऐसा शुरू होगा कि तू कभी फिर वापस ऊपर उठ नहीं पाएगा, ये ऐसी एज में हो। और एक और इस तरफ से ऊपर उठने वाला जो ग्राफ होता है, तू नहीं बिगड़ा, तू सुधर गया, सुधरता रहा, सुधरता रहा, सुधरता रहा, अच्छा करता रहा लाइफ में, करता रहा, फिर तुझे एक छोटा रिजल्ट अचीव हुआ। वो जो छोटा तुझे रिजल्ट अचीव हुआ, मान लेते 10th बोर्ड्स या 12th बोर्ड्स का रिजल्ट अचीव हुआ, तेरे को अच्छा कॉलेज मिला, फिर उसके बाद भी तू नहीं रुक रहा है, तो उसके बाद भी ऊपर उठे जा रहा है, ऊपर उठे जा रहा है, तेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, तेरी प्लेसमेंट लग गई, फिर बेटा तेरा डाउनफॉल आ ही नहीं सकता। तूने अच्छी प्लेसमेंट ली, तूने अच्छी नौकरी ली, तूने अच्छा स्टार्टअप खोल लिया, बेटा अब तू ऊपर ही ऊपर बढ़ेगा, अब तू ऊपर ही ऊपर बढ़ेगा। यहां पर क्या है, ये जो कर्व है ये इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है। बढ़ोतरी का ये जो अपना इंक्रीज होने का कर्व होता है, ऊपर जाने का कर्व होता है, सक्सेस का कर्व होता है, वो ऊपर ऊपर जाता है। और वो कैसे जाएगा? जब तू अभी से स्टार्ट करेगा, अभी से इस कर्व को तेरे को ऊपर ले जाना पड़ेगा, तेरे को गलत आदतों से बचना पड़ेगा। ये तेरी एज ऐसी है, तू भटक सकता है, इसीलिए तुझे बता रहा हूं कि भटकना नहीं है हमें। देवू भैया ने तेरे बड़े भाई होने के नाते तेरे को ये बात बताई है, प्लीज फॉलो करना। ये पॉइंट मैं हमेशा बुक्स के अंदर, मेरे को ऐसा लगता है कि इस पॉइंट को और ज्यादा एम्फेसाइज दे करके टीचर्स को पढ़ाना चाहिए क्लास में, बुक्स में और ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए इसके अंदर। लेकिन इस पॉइंट को कम से कम दिया जाता है कि बच्चे ज्यादा जानेंगे उन चीजों के बारे में तो और ज्यादा उसके बारे में सीखेंगे। नहीं, बच्चों को इतना समझदार होना चाहिए कि वो उस चीज के बारे में पढ़ें कि ये चीज बहुत गलत है, और उस चीज के बारे में, उस चीज को ना फॉलो करें, उस चीज को बिल्कुल एकदम एलिमिनेट करें, कभी उसके बारे में सोचे भी ना, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। टॉपिक अपना इतना टाइम देने वाला था नहीं, लेकिन मैंने उस पर क्यों दिया टाइम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी में सेकंड अपने पास है कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन। एनवायरमेंट को हमारे पास क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पहली चीज क्या है? एयर एंड वाटर क्वालिटी। एयर क्वालिटी और वाटर क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर क्वालिटी दिल्ली के अंदर है, दिल्ली का अगर तुम में से कोई स्टूडेंट हो, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, एयर क्वालिटी दिल्ली की बहुत ज्यादा खराब है। दिल्ली को वर्ल्ड की सबसे ज्यादा AQI वाली, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको बोला जाता है, उसकी सबसे ज्यादा लोएस्ट AQI वाला हमारे पास वो बोला जाता है, स्टेट बोला जाता है, लोएस्ट या हाईएस्ट AQI कि इंडेक्स इतना ज्यादा पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा हमारे पास पोल्यूशन है दिल्ली में, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बोला जाता है ना। तो वो चीज है, एयर हमारे पास क्लीन होनी चाहिए।
वाटर क्लीन होना चाहिए, जो फैक्ट्रीज से वेस्ट आता है वो वाटर या एयर के अंदर हमारे पास आउटलेट नहीं होना चाहिए, आउटफ्लो नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास साफ सुथरा रहेगा और हम अच्छी एयर इनहेल कर पाएंगे, अच्छा वाटर कंज्यूम कर पाएंगे। उसी वाटर से हमारे पास क्या होता है, हमारी फसलों में वो पानी जाता है, हम खाना भी एक तरीके से उसके साथ उससे ही इरिगेट हो रहा है, वही वाटर से हम अपनी सब्जियां धोते हैं और वो सब्जियों को खाते हैं। तो हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन द रॉ मटेरियल ऑफ एयर एंड वाटर। रॉ मटेरियल ये एयर और वाटर, और क्या है ना, एक अपने पास रिएक्टेंट है कि एयर और वाटर हर एक चीज में जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर यूज्ड है। तो एयर और वाटर का हमारे पास क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, AQI जिसको बोला जाता है, दिल्ली की सीएम साहिबा है ना, उन्होंने AQI को क्या बोला था, AIQ, IQ, IQ, QI, AIQ। हाँ, मेरा IQ बहुत अच्छा है। अरे नहीं, दिल्ली का IQ बहुत खराब है, बौखला गई है ना भाई। तो भाई अपने पास सीएम को जब नहीं पता है AQI क्या होता है, AIQ क्या होता है, तो हम क्या बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अबा जबा जबा हो गया था हमारी सीएम साहिबा का। ठीक है, तो इट्स बेसिकली AQI, नॉट AIQ, नॉट IQ, नॉट QI, इट्स AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, अ मेट्रिक यूज्ड टू गॉज हाउ क्लीन द एयर इज। गॉज का क्या मतलब होता है, टू मेजर। ठीक है, एक मेट्रिक, एक यूनिट है अपने पास जिससे अपन, एक मतलब तरीका है जिस तरीके से अपन मेजर कर सकते हैं कि भाई अपने पास एयर का जो क्वालिटी है कितनी ज्यादा क्लीन है। ठीक है, एयर अपनी कितनी क्लीन है। सोशल और इमोशनल सराउंडिंग, हमारे पास सोशल और इमोशनल सराउंडिंग हेल्दी होनी चाहिए। ठीक है, आसपास जिन लोगों से हम सराउंडेड है वो अच्छे होने चाहिए। अगर तेरे पीयर्स, तेरे दोस्त तेरे को सारा दिन डिमोटिवेट करते रहते हैं, शिजुका तो भाई तेरी ना हो पावेगी नोबिता, शिजुका तो भाई डेकिसुगी के साथ भगली उसके साथ ही बैठी रहती है, भाई साहब डेस्क पे तेरा तो कुछ ना हो पावेगा। ठीक है, तो जो दोस्त तुमको डिमोटिवेट ही करते रहते हैं, चलो ये तो एग्जांपल हो गया शिजुका विजुका वाला। ठीक है, जो दोस्त तुमको सारा दिन डिमोटिवेट करते रहते हैं, तो उससे कुछ नहीं हो पाएगा, तू रहने दे। तेरा स्केटिंग के ओलंपियाड में तो एडमिशन हुआ नहीं, तू बास्केटबॉल में भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहा, पढ़ाई में तेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे, तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहना। ठीक है, वी ऑलवेज हैव टू बी पॉजिटिव, वी ऑलवेज हैव टू वर्क हार्ड। हमें ऐसे दोस्तों के साथ रहना जो कहते हैं यार हाँ तूने गलत किया, अभी तेरे को मेहनत ज्यादा करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, देर नहीं हो, तू मेहनत कर, तू मेरे साथ बैठ के मेहनत कर। ऐसे दोस्तों के साथ रहना। हम इमोशनली वेलबींग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम मेंटल वेलबींग भी बोलते हैं। सोशल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो 3 पिलर थे वो ध्यान रखना। तो ये 2 पिलर जो है सोशल और मेंटल वाला, ये अपने पास आसपास की सराउंडिंग्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ेंगे। हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल, हमें पता कैसे चलेगा भैया हम बीमार हैं, बताओ भाई। अब देखो इसके अंदर 2 टर्म्स आते हैं, एक होता है सिम्टम, एक होता है साइन। की सिम्टम क्या हो सकता है भाई अपने पास, डेफिनेशन जैसे व्हाट अ पर्सन फील्स इंटरनली, हमें भाई क्या चीज फील हो रही है अंदर से, भैया सर गर्म हो रहा है, बहुत ज्यादा हाथ गर्म हो रहे हैं भैया, भैया बहुत ज्यादा सर फट रहा है, ऐसा बोलते हैं ना बुखार में, है ना। तो वो क्या है, वो सिम्टम है किसका, फीवर का, बुखार का सिम्टम है वो। ठीक है, तो वो चीज होती है। एग्जांपल जैसे कि पेन हो गया, टायर्डनेस हो गया, डिजीनेस हो गई, दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, ये सारे अपने पास सिम्टम्स हो जाते हैं। साइन क्या होता है, व्हाट कैन बी सीन और मेजर्ड एक्सटर्नली। अब जैसे कि अगर 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 तेरे हाथ पे ऐसे कोई चोट लगी है और उसके ऊपर तेरे को ना वो क्या, जैसे तेरा हाथ जल गया मान ले, ठीक है, तो यहाँ पर तेरे को जला हुआ पूरा बर्न दिख रहा है ना अपने हाथ के ऊपर, है ना। तो वो क्या है, वो साइन है, तेरे को दिख रहा है कि ये जल गया है, वो बहुत अच्छे से विजिबल है। ठीक है, तो जो चीज अपने पास कैन बी सीन और मेजर्ड एक्सटर्नली, वो अपने पास क्या होती है, साइन होती है। जैसे तेरे को पता नहीं चल रहा तेरे को बुखार है या नहीं है, लेकिन तुझे मेजर किया, थर्मामीटर लगाया, तो देखो दिख गया भाई बुखार है मेरे को तो, है ना। तो वो चीज तूने मेजर करी, ऑब्जेक्टिव जिसको बोला जाता है, साइन जिसको बोला जाता है। जैसे फीवर के अंदर हाई टेम्परेचर अपने पास साइन होता है, रैश होता है, हाई ब्लड होता है, ब्लड प्रेशर होता है, स्वेलिंग होती है, बर्न्स होते हैं, वो सारे अपने पास क्या है, साइंस हैं। तो इन चीजों के बेसिस पे अपने को क्या है, अपने को पता चलता है कौन सी डिजीज अपने को हुई है, कौन सी बीमारी हमको हुई है, ये चीज। ठीक है, तो डिजीजेस, व्हाट आर द कॉजेज एंड टाइप्स, डिजीजेस के बारे में जानेंगे, डिजीजेस आखिरकार होती क्या है। ठीक है, डिजीजेस क्या है, कहने को तो बीमारी है, बीमारी एक शब्द में अगर उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दूं तो डिजीज क्या है, अपने पास बीमारी है। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं, कौन सी डिजीज किस तरीके से कॉज होती है, डिजीज के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कॉजेस क्या क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में अपने को जानना है। जी, तो डिजीजेस के जो कॉजेज हैं अपने पास, डिजीज के जो कॉजेज हैं, जो टाइप्स है, उनके बारे में जानेंगे। डेफिनेशन अपने पास क्या है, बीमारी तो है, बीमारी डेफिनेशन नहीं है। मैडम ने पूछा पेपर के अंदर डिफाइन डिजीज, तूने क्या लिखा, बीमारी। मैम कहेंगी बीमार तो बेटा अब मैं तुझे करूंगी, एक शब्द में 1 वर्ड में आंसर दे दिया, वो भी हिंदी में। ऐसा पता है मेरे साथ हुआ था एक बार, हम स्कूल में थे, तो मेरा एक क्लासमेट हुआ करता था, उसका नाम था फाइज।
ठीक है, नाम ले दिया मैंने, अब अगर देख रहा होगा वन शॉट तो मेरे को गाली बकेगा, ठीक है भाई। तो फाइज कौन सी क्लास की बात है, कौन सी क्लास की बात है, 7th या 8th क्लास की शायद बात है। अब उसने इंग्लिश के पेपर में, वो होता है ना इंटरप्ट करने वाली जो बात होती है कि मतलब उसको कुछ सेंटेंस लिखना हो, उसको पता नहीं था क्या लिखना है, उसको इंटरप्ट करने का उसको लिखना नहीं आया, उसको याद नहीं आया, उसने क्या लिखा, मतलब कुछ भी लिख दिया इंग्लिश के अंदर और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हिंदी में, लिटरली हिंदी में लिखा उसने, फट्टे में टांग अड़ाना। मैम ने किसी की आंसर शीट नहीं खोली, सबको बस आंसर शीट दिखा दी, उसकी आंसर शीट मैम ने खोली, उसको बुलाया, फाइज इधर आओ। हमने सोचा भाई पता नहीं क्या फाइज ने टॉप कैसे कर लिया क्लास के अंदर कि मैम उसको बकायदा बुला रही हैं और सबको सामने इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, बढ़िया बात है भाई, ये तो सब देख रहे। जैसे ही वो गया मैम के साथ, इतनी तेज चमाटा मारा, इतनी तेज रैपटा मारा मैम ने। मैम कहती मैं अड़ाऊं तुम्हारे फट्टे में टांग, तुमने ये लिखा क्या है भाई पेपर आंसर शीट के अंदर। तो वो चीज है भाई, ठीक है। तो इसलिए बीमारी मत लिख के आना, अगर डिजीज की डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिख के आना, आज बता देता हूं। अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी और माइंड व्हेन वन और मोर ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हमारे पास जब हमारी वेलबींग, हमारी जो नॉर्मल वेलबींग है, मैं बहुत अच्छे से अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। अब अगर मैं ऐसे पढ़ाऊँ, हमारी जो नॉर्मल वेलबींग है वो और हमारा जो माइंड है वो खराब हो जाता है। अब देख मैं थोड़ा सा क्या हुआ, जैसे मैं नॉर्मली पढ़ा रहा हूँ अभी, तो मैं अभी जो पढ़ा रहा था वैसे नॉर्मल नहीं लग रहा था ना, वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। तो हमारी जो नॉर्मल वेलबींग है जब वो अफेक्ट हो जाए, हमारा नॉर्मली जिस तरीके से हमारा माइंड ऑपरेट करता है वो अगर अफेक्ट हो जाए, तो इसका मतलब हम किसी ना किसी डिजीज से, किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही है, किसमें, बैड मैनर में अफेक्ट कर रही है, इसको अपन डिजीज बोलते हैं। यही चीज यहां पर लिखी है, हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही है, ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का कुछ ना कुछ पार्ट, चाहे एक ऑर्गन, चाहे ऑर्गन सिस्टम, चाहे कोई ना कोई हमारे बॉडी का फीचर या फंक्शन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को अपन डिजीज बोलते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर। स्कूल वालों की तो फेवरेट है, उनको लगता है कि और कोई चीजें पूछनी ही नहीं, हर साल भाई पैथोजन का क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे। पैथोजन क्या है भाई, पैथोजन क्या है, जब भी कोई सी डिजीज कॉज होती है तो उसका एक रीजन होता है, एक उसका कर्ता धर्ता होता है। जैसे तेरा कर्ता धर्ता कौन है, तेरे कर्ता धर्ता तेरे मम्मी पापा है। दुनिया में तू कैसे आया, अपने मम्मी पापा की वजह से आया। वैसे तेरी बॉडी में कोई भी बीमारी होगी वो किसकी वजह से होगी, उस कर्ता धर्ता की वजह से होगी। किसकी वजह से, उसको कर्ता धर्ता को बोलेंगे हम पैथोजन, ठीक है। तो पैथोजन क्या है, डिजीज कॉजिंग जर्म्स है, उस कर्ता धर्ता को हम क्या बोलते हैं, डिजीज कॉजिंग जर्म्स। और क्या बोल सकते हैं, चिंदी ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोला जा सकता है। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया हो गया, कोविड किससे हुआ था, वायरस से। बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, वर्म्स और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोअन भी लिखा जाता है, जो आ के बाद एन भी लिखा जाता है कई बार, लेकिन प्रोटोजोआ भी लिखोगे तो भी चलेगा, पेपर में मार्क्स कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये सारे अपने पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसकी ये सिर्फ ये नहीं होते, इनके अलावा भी बहुत होते हैं। साइंस इज वेरी वास्ट, बायोलॉजी इज वेरी वास्ट, ठीक है। तो वो अपने पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी अपने को यही पढ़ने हैं कि ये सारे जो अपने पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी वजह से बीमारियां होती हैं, डिजीजेज होती हैं, ये सारे डिजीज कॉजिंग हैं, ठीक है भाई। ओके, अब टाइप्स क्या क्या हो जाते हैं डिजीज के अपने पास। एक तो हो जाता है भैया कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल जिसको हम सीडी बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस सीडी, ठीक है। एक अपने पास होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एनसीडी, ठीक है। अब देख क्या है कम्युनिकेबल, नाम में क्या है, कम्यूट। कम्यूट का क्या मतलब होता है, कम्यूट का मतलब होता है वही ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से ट्रांसफर हो जाना एक जगह से दूसरी जगह, कम्यूट हो जाना आसानी से, है ना। ये चीज होता है अपने पास कम्युनिकेबल का मतलब, ठीक है। कम्युनिकेबल का मतलब ट्रांसफर हो जाना। तेरे को जुकाम है, तेरी मम्मी क्या कहती है, ए दूर रह, मेरे को भी करेगा, है ना। या फिर मम्मी को जुकाम हो तो मम्मी कहती है बेटा मुझसे थोड़ा दूर रह, मेरे को जुकाम लगा हुआ है, तेरे को भी लग जाएगा, है ना। तो वो जुकाम लग जाता है, कैसे लग जाता है, क्योंकि जुकाम क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है बेटा। बुखार क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है बेटा। बुखार हर टाइप का कम्युनिकेबल नहीं होता, कुछ टाइप के अपने पास जो बुखार होते हैं वो अपने पास कम्युनिकेबल होते हैं। कोविड वायरस, इट वॉज अ कम्युनिकेबल डिजीज। सबके सब क्या हुए थे, पूरी दुनिया अनटचेबल्स की तरह बिहेव कर रही थी एक दूसरे से। दैट वॉज द वर्स्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना, वर्स्ट पीरियड था वो। क्या था कि हर कोई भाई अपनों से, मेरे को खुद पता है, मेरे फादर को कोविड हुआ था, मैंने उनको एम्बुलेंस में बिठाया, हॉस्पिटल एम्बुलेंस जा रही थी, एंड माय फादर वाज ऑलरेडी अ डायलिसिस पेशेंट। वो डायलिसिस पेशेंट, तुम सर्च करना डायलिसिस क्या होता है, यू विल गेट टू नो अबाउट इट, है ना।
मैंने उनको एम्बुलेंस में बिठाया। अब मैं चाह करके भी, उनकी इतनी वीक थी, इतनी तबीयत उनकी ख़राब थी, मैं चाह करके भी एक सिंगल एम्बुलेंस में उनके साथ नहीं बैठ सकता, बिकॉज ही वॉज अ कोविड पेशेंट। उनकी एम्बुलेंस चल रही है, मैं पीछे पीछे स्कूटी पे, इतनी तेज़ स्कूटी मैंने आज तक लाइफ में नहीं चलाई थी। मैं कभी भी सिग्नल क्रॉस नहीं करता था, रेड सिग्नल। मैंने उस दिन सारे सिग्नल तोड़ दिए, क्योंकि एम्बुलेंस को तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, एम्बुलेंस तो सिग्नल तोड़ के जा सकती है। मैं क्या करूं, मैं अपने पापा को अकेला भी नहीं छोड़ सकता ऐसी हालत में, आके एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस आगे आगे जा रही है, मैंने भी सारी सारी की सारी लाल बत्तियां तोड़ी, सारे क्रॉस करे सिग्नल्स, और मैं भी उनके पीछे पीछे निकल रहा हूँ। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। और मैं आज भी जब एम्बुलेंस का सायरन सुनता हूँ ना, दैट्स द मोस्ट स्केरियस्ट साउंड फॉर मी, मेरे को बहुत स्केरी लगती है वो साउंड। ठीक है, तो वो चीज होती है। अपने पास कोविड जो था वो भी अपने पास वायरस था विच वॉज कम्युनिकेबल। ठीक है, तो ये चीज होती है, जो डिजीज अपने पास स्प्रेड हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह, वो अपने पास क्या है, कम्युनिकेबल है। कॉज्ड बाय पैथोजेंस, पैथोजेंस से ही कॉज होती है अपने पास। स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, एक इंसान दूसरे इंसान स्प्रेड हो सकती है। स्प्रेड वाया एयर, एयर से स्प्रेड हो सकती हैं, फूड से स्प्रेड हो सकती हैं, पानी से हो सकती हैं, वेक्टर्स से हो सकती है। वेक्टर्स क्या होता है ये मैं तुमको बताऊंगा। अब वेक्टर्स भी पता है अपने पास, बायो में अलग वेक्टर्स होते हैं, फिजिक्स में अलग वेक्टर्स होते हैं। फिजिक्स में वेक्टर्स का मतलब अलग होता है, फिजिक्स और मैथ्स में, ठीक है, लेकिन बायो में अलग होता है। तुम जब फिजिक्स में वेक्टर्स कब पढ़ोगे, तुम फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़ लोगे मेरे ख्याल से 9th में पढ़ लोगे, है ना, ये चीज है। और तुम मैथ्स में वेक्टर्स कब पढ़ोगे, मैथ्स में तुम वेक्टर्स पढ़ोगे 11th क्लास में। ठीक है, तो ये जो 11th क्लास में, हाँ, तो ये सब चीजें होती हैं अपने पास। नॉन कम्युनिकेबल की बात करूं, नॉन कम्युनिकेबल पैथोजन से नहीं होती। ठीक है, लिंक्ड टू लाइफस्टाइल, ये अपने पास लाइफस्टाइल से लिंक्ड होती है। ठीक है, डाइट, एनवायरमेंट, डू नॉट स्प्रेड बिटवीन पीपल, ये स्प्रेड नहीं होती। अब जैसे नॉन कम्युनिकेबल का मैं तुमको एग्जांपल भी दूं, अगर एक इंसान को कैंसर है ना, कैंसर ऐसा तो नहीं मैं कैंसर वाले पेशेंट के साथ बैठ जाऊंगा मेरे को कैंसर हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो वो अपने पास क्या है, नॉन कम्युनिकेबल है, वो कम्यूट नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता, स्प्रेड नहीं हो सकता एक इंसान से दूसरे इंसान तक, ऐसी डिजीज है अपने पास, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, और ये क्या है भाई, ऑफन परसिस्ट फॉर मोर देन 3 मंथ्स, 3 मंथ से ज्यादा हमारे पास रहती ही रहती है, हमारे पास ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। ठीक है, ये चीज होता है। जैसे अपने पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गई, हार्ट की डिजीज हो गई, हार्ट अटैक टाइप्स, डायबिटीज हो गया, शुगर जिसको बोला जाता है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि जैसे एक होता है, क्या होता है वो, कौन सा होता है, एल्वियोलाई में होता है अस्थमा, अस्थमा जो होता है अपने पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। ठीक है, कैंसर जो हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ओके, ये सब चीजें। और हमारे पास क्या है, कम्युनिकेबल डिजीजेस की अगर मैं बात करूं तो कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे कैसे ट्रांसमिशन हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन बन के आएगा पेपर में। गिव 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उस पर डिपेंड करेगा कि कितने तुमसे ये मेथड पूछे जाएंगे। मैं यहां पर सम लिख रहा हूं कि गिव सम मेथड्स बाय विच कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी स्प्रेड। ठीक है, कैन बी ट्रांसमिटेड, गिव सम एग्जांपल्स, गिव सम मेथड्स बाय विच कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड। ठीक है भाई, ये तुमको कुछ मेथड्स बताने, अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारे पे पेपर में कितने पूछे हैं, 3 पूछे हैं, 4 पूछे हैं, 5 पूछे हैं, या अगर सम लिखा हुआ है तो जितने आते हैं तो उतने लिखते। ठीक है, पहला आता है अपने पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मैंने कोविड के पेशेंट के साथ हाथ मिला लिया, उसने छींक मारी थी, अच्छे उसके हाथ पे कोविड का भाई वायरस आ चुका है, मैंने उससे हाथ मिला लिया, मेरे को कोविड हो गया, डायरेक्ट कॉन्टेंट इसको कहते हैं। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की अगर मैं बात करूं, शेयरिंग पर्सनलाइज्ड आइटम, जैसे मतलब मैंने अगर कहते हैं ना किसी के भी भाई मतलब टाल और टावल जो होता है, कोम जो होता है, वो यूज नहीं करना चाहिए, उसके अंदर उनके क्या है, उनके बॉडी के बैक्टीरिया या कोई से भी जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस बेसिकली, वो सब ट्रांसफर हो सकते हैं। तो उससे हमें हो सकता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कि मतलब उसने वो टावल यूज किया, ऐसा तो नहीं मैंने उसको डायरेक्ट जाके झप्पी पा ली, वो तो नहीं किया मैंने, लेकिन उसने जो टावल यूज किया, मैंने वो टावल यूज कर लिया, तो टावल के थ्रू हमें क्या हुआ, हमें वो डिजीज हो गई। ठीक है, बाय एयर हो सकती है कि मैंने भाई हवा में छींक दिया, अच्छा, तो वो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो इधर उधर 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 हर जगह पे क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। तो मेरे को उस चीज से पता चल गया कि भाई यहाँ पर एयर के अंदर ये सारी चीजें स्प्रेड हो रही हैं, उसके अंदर एयर से मेरे को कॉमन ये जो कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है। बाय फूड एंड वाटर, खाने और पानी से ये भी हो सकता है। ठीक है, खाना और पानी कैसे कहते हैं, किसी बीमार इंसान का बुखार है, इसको भाई बेटा इसको जुकाम लगाओ, इसका जूठा खाना मत खा, जूठा पानी मत पी, क्यों, क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है, उससे जुकाम हमें भी लग सकता है। वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में डायरेक्टली वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट आर वेक्टर्स, एक्सप्लेन, वेक्टर्स क्या होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है।
व्हाट आर वेक्टर्स। ठीक है, अब वेक्टर सच में होते क्या है? सबको पता है मलेरिया डेंगू किससे होता है? मच्छर से होता है। डेंगू बेसिकली मच्छर से होता है, डेंगी भी बोलते हैं आजकल, प्रोनाउंसिएशन इसकी डेंगी भी हो गई है, डेंगू भी बोल सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास जो मस्कीटो होता है ना, मस्कीटो के अंदर क्या होता है? मस्कीटो के अंदर कोई वायरस नहीं है जो वो मतलब छोड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वायरस या प्रोटोजोआ या अपने पास बैक्टीरिया टाइप्स है ना, वो नहीं है। वो क्या है, एक डेंगू के पेशेंट से उसका खून चूसेगा और उसकी जो नीडल होती है, जिसको नीडल को क्या बोलते हैं वो चीज अभी अपन जानेंगे। ठीक है, उसकी जो पिन टाइप वो उसकी चोंच होती है, उसके ऊपर जाकर के वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठ जाता है, वो डेंगू का जो अपने पास पैथोजन होता है वो बैठ जाता है उसकी उस नीडल पे, और वही नीडल फिर वो किसी और पेशेंट इंसान के अंदर बाढ़ देता है। तो क्या होता है, वो जो पैथोजन था अब उसके अंदर चला गया। तो यहां पर जो मस्कीटो है हमारे पास वो वेक्टर है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म। अब टावल अपने पास ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, टावल अपने पास क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो टावल को अपन वेक्टर नहीं बोल सकते। वेक्टर क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके थ्रू पैथोजन एक बॉडी से, एक इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से, अनहेल्दी बॉडी से एक हेल्दी बॉडी तक पहुंच जाता है और उस हेल्दी बॉडी को भी क्या कर देता है, डिजीज उसके अंदर भी डाल देता है। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म को अपन कहते हैं वेक्टर। ठीक है, सो इंसेक्ट्स और एनिमल्स, इंसेक्ट्स या एनिमल्स दैट कैरी एंड ट्रांसमिट पैथोजेंस विदाउट गेटिंग सिक। ये जो है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि मच्छर खुद कह रहा है भैया मच्छर आ रहा है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरे को डेंगू हो गया है, मेरा इलाज कर दो। तो डेंगू का भाई इलाज डेंगू मच्छर को नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है मच्छर ने जाकर के डेंगू के पेशेंट के अंदर अपनी चोंच मार दी, खून चूस लिया और कहेगा मेरे को डेंगू हो गया है। ऐसा नहीं होता, मच्छर को नहीं हो सकता डेंगू। ठीक है, मच्छर तो खुद भी क्या है उसके लिए रेजिस्टेंट है, मच्छर को नहीं हो सकता। मच्छर कहता है आजा भाई, अपुनिच भगवान है, मेरे को डेंगू नहीं हो सकता, मैं तेरा सारा का सारा खून चूस लूंगा, है ना भाई। तो मच्छर को नहीं हो सकता। तो मच्छर, लेकिन वो खून, वो जो इन्फेक्टेड पैथोजन है, वो जो पैथोजन उसकी नीडल पे आके बैठा है, उसके मुंह पे आके बैठा है, उस पैथोजन को वो किसी और की बॉडी में डाल देगा। भला नहीं कर सकता वो, किसी का नुकसान ही करेगा। ठीक है, विदाउट गेटिंग सिक देमसेल्व्स। एग्जांपल मस्कीटोज हो गए, हाउस फ्लाइज हो गई, रैबिड एनिमल्स हो गए। ठीक है भाई, ये सारी चीजें अपने पास हो जाती हैं। पैरासाइट्स की अगर मैं बात करूं, पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने कभी सुना हो कि बेटा तेरे पेट में कीड़े हो गए हैं, कहते हैं ना पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है, इसको पेट में कीड़े हो गए हैं। अब वो पेट के कीड़े क्या होता है, राउंड वॉर्म्स जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको, राउंड वॉर्म्स बोला जाता है। उसकी भी फोटो भी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद में तुमको। ठीक है, तो वो जो पैरासाइट्स अपने पास होते हैं उनको बोला जाता है पेट के कीड़े, मतलब पेट के कीड़ों को पैरासाइट्स का टाइप है वो। और भी पैरासाइट्स के टाइप्स होते हैं, टेप वॉर्म होता है, राउंड वॉर्म होता है, बहुत सारे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। क्या करते हैं, हम जो खाना खाते हैं ना, उसी खाने पे हमारी बॉडी के अंदर वो पलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो ग्रो करते हैं। कुछ तो सेवियर केसेस में लोग, जो जब लोग इलाज नहीं कर रहे, सिर्फ इग्नोर करते रहते हैं कि यार पेट में दर्द हो रहा है, एसिडिटी का दर्द है, एसिडिटी का दर्द है। कई बार तो ऐसे केसेस तक सामने आए कि राउंड वॉर्म्स पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर पल रहे थे, इतने लंबे लंबे राउंड वॉर्म्स ऑपरेशन के बाद निकले बॉडी से, है ना। तो वो अगर उसका इलाज टाइमली ना करवाया जाए, तुम जो खाओगे तुम्हारी बॉडी को अंदर से खोखला करते जाएंगे, सारा का सारा जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे तुम्हें खुद नहीं लगेंगे, तुम्हें बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, सब कुछ वही खाते जाएंगे और ग्रो करते जाएंगे। ठीक है, तो पैरासाइट इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वॉर्म्स हो गए, लाइक वॉर्म्स दैट लिव इनसाइड और ऑन अनदर लिविंग बीइंग, जैसे होस्ट हो गया। ठीक है, यहां तो वो इनसाइड रह सकते हैं किसी की बॉडी के, या फिर उसकी बॉडी के ऊपर रह सकते हैं। जैसे एक होता है कुछ लोगों को राउंड वॉर्म, एक होता है टेप वॉर्म होता है, और एक और भी होता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। वो मतलब बॉडी के ऊपर रहता है और तुम्हारे जो हेयर है उनके ऊपर क्या करता है, मतलब उसको, हाँ हेयर के ऊपर, मतलब पूरा तुम्हारी जैसे बाल है यहाँ पर, मेरे यहाँ से गोल तरीके से बस बाल गायब हो जाएंगे, वो भी एक वॉर्म होता है। ठीक है, अब उसको लोग राउंड वॉर्म कहते हैं, लेकिन बेसिकली वो राउंड वॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो वो अपने पास ऐसे करके भी होस्ट, होस्ट किसको बोलते हैं, जिस बॉडी के ऊपर वो रह रहा है। जैसे मेरी बॉडी के अंदर मान लो कि राउंड वॉर्म है, तो राउंड वॉर्म क्या है, पैरासाइट है, और मैं क्या हूं, उसके लिए होस्ट हूं। ठीक है, मेरी बदौलत वो जी पा रहा है, अगर मैं खाना खाना छोड़ दूं वो मर जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं खाना खाना नहीं छोड़ सकता ना, ऑफ कोर्स। तो ये होता है। एंड फीड ऑन इट्स न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स मैं खाऊंगा, जो भी खाना मैं खाऊंगा, सब कुछ उसको लगता रहेगा, मुझे कुछ नहीं लगेगा। दे स्प्रेड वाया कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड फूड जो होता है, वाटर जो होता है, सॉइल जो होती है, उन और कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ये सारे के सारे स्प्रेड हो सकते हैं।
ठीक है भाई, ओके। अपने पास कुछ यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीजेस लिखी हुई हैं जो कि एयर के थ्रू स्प्रेड होती हैं। जैसे सबसे पहली अपने पास क्या है, कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा भी बोल सकते हैं। इन्फ्लुएंजा जो कॉमन कोल्ड हमको होता है, कॉमन जो अपने को जुकाम होता है उसको इन्फ्लुएंजा बोला जाता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, इट्स अ टाइप ऑफ वायरस। ठीक है, और ये क्या होता है, साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्ट होता कैसे है, नाक के थ्रू, नोस्ट्रल्स के थ्रू। हमारे पास जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है हमारा, चाहे मुंह के थ्रू जाए चाहे नाक के थ्रू जाए, वहां से अपने पास यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है जहां से अपन रेस्पिरेशन करते हैं, वहां पर अपने पास ये चीज अपने को कॉज कर सकती है। ठीक है, की सिम्टम्स क्या है, नेजल कंजेशन या डिस्चार्ज, यानी कि हमारी नाक बहने लगेगी वो चीज। सोर थ्रोट, हमारा गले में दर्द होने लगेगा, गला खराब हो जाएगा। फीवर हो जाएगा, कफ हो जाएगा, बॉडी एक हो जाएगा, बॉडी एक यानी कि बदन दर्द होने लगेगा। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, हमें हाथ जल्दी जल्दी धोने चाहिए, फ्रीक्वेंटली धोने चाहिए, ताकि हम किसी को भी और इन्फेक्ट ना कर पाए, किसी और का इन्फेक्शन और ले ना पाए। अवॉइडिंग शेयरिंग आइटम्स, हमें अवॉइड शेयर कर आइटम्स अपने शेयर नहीं करने चाहिए, अपने बर्तन अलग कर देने चाहिए, अपना खाना किसी को खिलाना नहीं चाहिए, जूठा पानी नहीं पिलाना चाहिए। ठीक है, कवरिंग माउथ एंड नोज, अपना जो मुंह है और नोज है एक मास्क लगा के रखना चाहिए, इधर उधर ऐसे ही नॉर्मली छींकते नहीं फिरना चाहिए, अच्छे 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 ऐसे नहीं करना चाहिए। डोंट बी अ लिटरेट पर्सन। ठीक है, तो उसके बाद अपने पास क्या है, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स सब जानते हैं, बचपन में बहुत सारे लोगों को चिकन पॉक्स हो रखा है, मुझे भी हुआ था। ये भी एक टाइप का वायरस होता है, पहले चिकन पॉक्स बहुत होता था, आजकल तो फिर भी बच्चों को कम होता है। ठीक है, तो चिकन पॉक्स अपने पास क्या एक टाइप का वायरस है, ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या स्किन के थ्रू होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है या स्किन के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फीवर हो जाता है थोड़ा हल्का फुल्का, इची स्किन, स्किन के ऊपर स्पॉट्स आने लग जाते हैं और बहुत खुजली होने लगती है स्किन के ऊपर, रैशेज हो जाते हैं, जैसे मैंने बोला स्पॉट्स हो जाते हैं। ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स क्या है, फोड़े फोड़े से, है ना, दाग दाग हो जाते हैं स्किन के ऊपर, वो हो जाते हैं। कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, अब देखोगे वायरस होता है, ये फैलता है, कम्युनिकेबल है ना, कम्युनिकेबल डिजीज तो खैर हम पढ़ ही रहे हैं, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलता है। अब उसके अंदर क्या है, उस इंसान को बिल्कुल आइसोलेट कर दो, क्वारंटीन कर दो, लॉकडाउन लगा दो भाई उसके ऊपर कि भाई साहब तू दूर रहे, हमारे पास ना आई हो। ठीक है, तो वो चीज हो जाती है। और ये अपने पास क्या है, माउथ या नोज को कवर करके रखना चाहिए, वैक्सीनेशन इसकी लगवा लेनी चाहिए ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है भाई, उसके बाद अपने पास कुछ और है यहाँ पर जो एयर के थ्रू होते हैं, जैसे एक होता है अपने पास मीजल्स, पूरी की पूरी बॉडी पे रैशेज हो जाते हैं, वायरस ही होता है, स्किन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होता है, इसकी अपने पास अलग दवाई आती है, वैक्सीनेशन होती है, उससे कर सकते हैं। बाकी सारे के सारे अपने पास जो होते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स वो बिल्कुल सेम होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो टीबी के अंदर क्या होता है, ये बैक्टीरिया से होती है, याद रखना, याद रखना। टीबी बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं वायरस है, वायरस नहीं होता, टीबी बैक्टीरिया होता है जो भी फैल सकता है। तुम ये मत समझना कि कोविड वायरस था, कोविड फैलता है, अपने पास जुकाम फैलता है, जुकाम भी वायरस हो, तो सिर्फ वायरस ही फैलते होंगे एक दूसरे इंसान तक, कम्युनिकेबल सिर्फ वायरस होंगे, ऐसा नहीं होता, बैक्टीरियाज भी होते हैं, बैक्टीरियाज आर आल्सो द पैथोजेंस। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाता है, बैक्टीरिया है किसका, ट्यूबरकुलोसिस का, लंग्स के थ्रू होता है ट्यूबरकुलोसिस, और अपने पास लंग्स में होता है, बेसिकली जो साइट होती है जहां पर इंफेक्शन होता है वो अपने पास क्या है, लंग्स होते हैं। कैसे होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कफ हो गया, फीवर हो गया, फैटीग यानी कि थकान होने लग गई, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाती है, भूख नहीं लगती है, नाइट स्वेट्स यानी कि रात को गर्मी आने लग जाती है, पसीने छूटने लग जाते हैं। तो इसका भाई अपने पास प्रिवेंटिव मेजर क्या है, इलाज क्या है, अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल, जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनसे भाई क्लोज कॉन्टैक्ट मत बनाओ, कॉन्टैक्ट ही मत बनाओ। ठीक है, कवरिंग माउथ एंड नोज, अगेन माउथ और नोज को कवर करो ताकि तुम एयर के थ्रू अपना ये जो डिजीज है उसको कम्यूट ना करवा पाओ। वैक्सीनेशन करवा लो भाई छेती छेती, ताकि अगर ठीक होना चाहते हो तो। ठीक है भाई, उसके बाद अगर मैं बात करूं स्प्रेड थ्रू कॉन्टैमिनेटेड वाटर एंड फूड, वाटर और फूड के थ्रू कौन कौन सी डिजीज हैं जो कि स्प्रेड होती हैं। हेपेटाइटिस ए ये सबसे पहली होती है, जिसके अंदर क्या होता है, वायरस होता है ये, और ये लिवर के ऊपर अफेक्ट करता है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होने लगता है। इसके अंदर क्या होता है, थकान होने लगती है, बुखार हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाती है, नोजिया हो जाता है। नोजिया क्या होता है हमारे पास, नोजिया क्या होता है, मतलब एक थकान टाइप की ही चीज मान लो नोजिया तुम। ठीक है, वॉमिट हो जाती है अपने को, और जॉन्डिस होने लगता है। जॉन्डिस क्या होता है, हमें पीलिया, जैसे बोलते हैं ना आंखें पीली हो गई हैं, स्किन पीली पड़ने लगती है, जॉन्डिस हो जाता है। अपर राइट एब्डोमेन पेन, अपर एब्डोमेन क्या होता है, ये हमारा जो ये जो कैविटी होती है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये सारा अपने पास क्या है, एब्डोमिनल पार्ट होता है। ठीक है, एब्डोमेन इसको बोलते हैं। अब अपर राइट यानी कि अपर राइट इस तरफ अपने को पेन होने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि क्या होता है, लिवर होता है, लिवर के ऊपर ही अफेक्ट करता है। ठीक है, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए ताकि अपने को ये चीज जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद कोलेरा एक और अपने पास बीमारी आती है जो कि बैक्टीरिया से होती है, अगेन इंटेस्टाइन पर अफेक्ट करती है, सीधा इंटेस्टाइन पर जाके अफेक्ट करूंगी, है ना। डायरिया होने लग जाता है, डायरिया में क्या होता है, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं।
आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, लूज मोशन में। डिहाइड्रेशन, सर लूज मोशन में कैसे डूब जाएंगे सर, कैसी बातें कर रहे हो, यू सी, ठीक है भाई। डिहाइड्रेशन हो जाएगी, हमें बिल्कुल एकदम वाटर लॉस हो जाएगा हमारी बॉडी से, ठीक है। पर्सनल हाइजीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको हमें प्रिवेंट करना है तो। सैनिटरी हैबिट्स हमारी होनी चाहिए, हम भाई साफ सुथरे रहने चाहिए। ईटिंग कुक्ड फूड, हमें भाई पका हुआ खाना खाना चाहिए, कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए। कच्चा खाना खाएंगे कोलेरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए हमें, नॉर्मल वाटर नहीं पीना चाहिए। वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए जल्दी से जल्दी। सर वैक्सीनेशन है क्या सर? हर किसी की बीमारी का इलाज है सर वैक्सीनेशन, इसकी वैक्सीनेशन, उसकी वैक्सीनेशन, इसकी वैक्सीनेशन, उसकी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन है क्या? इसके बाद हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो वैक्सीनेशन का ही है, थोड़ी देर सब्र रख, ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास अगेन वाटर और फूड से होने वाली और क्या बीमारी है? टाइफाइड हमें वाटर से हो जाता है, वाटर और फूड से हो जाता है। एस्कैरियासिस, जिसको हम बोलते हैं राउंड वॉर्म, जिसकी मैं बात कर रहा था, पेट के कीड़े, है ना, राउंड वॉर्म्स, वो ऐसे दिखते हैं। ये देखो इंटेस्टाइन के अंदर ये कीड़े कीड़े से घूमते रहेंगे। टाइफाइड में क्या होता है? टाइफाइड एक टाइप का बैक्टीरिया होता है। राउंड वॉर्म्स हमारे पास क्या है? वॉर्म्स है, यानी कि पैरासाइट है, ठीक है भाई। और अपने पास साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? टाइफाइड का इंटेस्टाइन होता है, राउंड वॉर्म्स का भी इंटेस्टाइन होता है। हमें टाइफाइड के दौरान क्या होता है? बुखार, सर में दर्द होने लगता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, बिल्कुल एकदम पेट ऐसे लगता है अजीब सा हो रहा है बहुत ज्यादा, है ना। उसके बाद क्या है? बुखार हो जाता है, डायरिया हो जाता है। डायरिया मैंने तुम्हें बताया, वॉमिटिंग, लूज मोशन, ठीक है। इंटेस्टाइन में जब अपने पास राउंड वॉर्म्स आ जाते हैं तब अपने को क्या होता है? वॉर्म्स इन स्टूल, पॉटी के अंदर तुम्हारे भाई कीड़े आने लग जाएंगे, पेट के कीड़े, जिसको मैं कह रहा था। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाएगी, क्योंकि सारा का सारा खाना क्या है तुम्हारा भाई? वो ही खाने लगेंगे राउंड वॉर्म, तुम्हें लगेगा भाई खाना ही नहीं, भूख ही नहीं है, ऐसा वाला, ठीक है। पुअर ग्रोथ, तुम्हें ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बॉडी अच्छी बन नहीं पाएगी, क्योंकि जो खा रहे हो सारा का सारा वो खा रहे हैं। डायरिया हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, एंड अनीमिया हो जाएगा, ठीक है भाई। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं इसके? अगेन सेम, पर्सनल हाइजीन, सैनिटरी हैबिट्स, ईटिंग कुक्ड फूड, बॉइल्ड वाटर ड्रिंकिंग, वैक्सीनेशन, यही सारे इसके अंदर भी हैं, ठीक है भाई साहब। ओके, इसके अलावा हमारे पास जो डिजीजेस, जो कम्युनिकेबल डिजीज इंसेक्ट्स के थ्रू होती हैं, यानी कि वेक्टर्स के थ्रू, जैसे एक हो गया अपने पास मलेरिया। अब देखो मलेरिया और डेंगू के बीच का हमें डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन, क्वेश्चन आएगा पेपर में, डिफरेंशिएट बिटवीन मलेरिया एंड डेंगू, ठीक है। मलेरिया क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ क्या है सर? दिखा दो एक बार, ये चीज तुम 9th में जाकर के पक्का पढ़ लोगे। प्रोटोजोआ हमारे पास क्या होता है, किस टाइप का दिखता है, ठीक है। प्रोटोजोआ अलग अलग, मतलब अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने पास माइक्रोस्कोप के अंदर अलग अलग तरीके से दिखते हैं, ये बात है, ठीक है। प्रोटोजोआ होता है हमारे पास मलेरिया। डेंगू फीवर हमारे पास क्या होता है? वायरस होता है। ये डिफरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अपने पास क्या है? डेंगू फीवर को ब्रेकबोन फीवर भी बोला जाता है, कि भाई हड्डियां टूटने जैसा दर्द होता है डेंगू के फीवर के दौरान, ठीक है, ये होता है। साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है हमारे पास? स्किन पे, ब्लड पे, स्किन पे, ब्लड पे। स्किन पर जाकर के अपने को मच्छर काटेगा, वहां से अपने को हो जाएगा ये इन्फेक्शन, हो जाएगी ये डिजीज। ब्लड के अंदर वो इंजेक्ट कर देगा अपना पूरा का पूरा वेक्टर, पूरा का पूरा पैथोजन, पूरा का पूरा प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, तो अपन भाई खत्म। मतलब खत्म क्या? डेंगू और मलेरिया हमको हो जाएगा, ठीक है भाई। की सिम्टम्स क्या क्या है? हाई फीवर हो जाएगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना ही पसीना, बिल्कुल पागल हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। पीरियोडिक चिल्स, एकदम से कभी पसीना आ रहा है, एकदम से कभी कभी ठंडी लग रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। और क्या होता है डेंगू में? क्या होता है? फीवर हो जाता है बहुत तेज, हेडेक हो जाता है, सरदर्द होता है बहुत तेज, मसल एंड जॉइंट पेन होता है, मसल्स में और जॉइंट्स में, गोडों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, नौजिया होने लग जाता है, ठीक है भाई। और अपने पास प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? मस्कीटो नेट लगा लो भाई, मच्छरदानी लगा लो, रिपेलेंट्स लगा लो, लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स पहनो ताकि मच्छर काट ना पाए तुमको। कंट्रोलिंग मस्कीटो ब्रीडिंग नियर होम, आसपास की जो हमारे पास जगह है वहां पर पानी इकट्ठा मत होने दो, ताकि वहां पर हमारे पास जो मस्कीटो हैं वो पल ना पाए और ज्यादा रिप्रोड्यूस ना कर पाए, उनकी मात्रा और ना बढ़े, और हमको इन डिजीजेस से हमारा बचाव होता रहे। मस्कीटो नेट सेम इसका भी होता है, सेम पूरा का पूरा अपने पास यही है। लेकिन डेंगू अपने पास क्या है? डेंगू अपने पास जो मैंने पानी वाली तुमको चीज बताई, एलिमिनेटिंग स्टेगनेंट वाटर सोर्सेस, ये मलेरिया के लिए भी होता है, लेकिन लिखा है इसमें सिर्फ डेंगू के लिए, तो मलेरिया में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अपने पास कैंसर हो गया, हार्ट डिजीजेज हो गई, वो सारी के बारे में पढ़ेंगे। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम क्या बोलते हैं? क्रॉनिक डिजीजेस भी बोलते हैं, क्रॉनिक इलनेस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो क्रॉनिक डिजीजेस मेरे पास क्या है? इलनेस दैट परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो इलनेस अपने पास लंबे समय तक रहती है, कम से कम नहीं तो 3 महीने, उससे ज्यादा तो रहेंगी ही रहेंगी, कम से कम 3 महीने, ठीक है भाई। टिपिकली मोर देन 3 मंथ्स, हमेशा 3 मंथ्स तो रहेंगी, उससे ज्यादा भी रह सकती हैं। सच एज कैंसर हो गया हमारे पास, डायबिटीज हो गया, एंड अस्थमा हो गया, ठीक है।
द बर्डन इन इंडिया, अब देखो इंडिया में भाई जो अपने पास काफी सालों से जो डेथ्स हो रही हैं वो सारी की सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से ही हो रही हैं। लोग कम्युनिकेबल डिजीज के मतलब रिस्पॉन्ड में तो आजकल इतने अवेयर हो गए हैं कि हमें मास्क लगाना है, हमें जुकाम है तो दूर रहना है, ये करना है वो करना है, तो इसलिए कम्युनिकेबल डिजीज से मौत तो आजकल नहीं होती है क्योंकि वैक्सीनेशन भी आ गई। सर वैक्सीनेशन क्या है सर? इसके बाद आएगा ना, आएगा ठीक है। तो वैक्सीनेशन क्या है वो अपन पढ़ेंगे, इसलिए अपन कम्युनिकेबल डिजीज से इंडिया में आजकल मृत्यु नहीं हो रही है लोगों की, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से जरूर हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है, बहुत सारे लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो रही हैं, ठीक है। सो इन रिसेंट ईयर्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैव बिकम मोर कॉमन एंड आर करेंटली द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया, ठीक है, ड्यू टू शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोसेस फूड, क्योंकि प्रोसेस फूड खाने लगे हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लोग आजकल चलते नहीं है, फोन पर ही पड़े रहते हैं सारा दिन, चिकन चिकन डिनर, विनर विनर चिकन डिनर है। एंड इंक्रीज्ड लाइफ स्पैन्स, ठीक है। इंक्रीज्ड लाइफ स्पैन्स का मतलब क्या है? अपने पास लोग बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा है कि मतलब ये कह सकते हैं इंक्रीज लाइफ स्पैन का मतलब तो ऐसा ये होता है कि उम्र लोगों की बढ़ गई है, लेकिन ये इसका मतलब ये है कि लोग मतलब बहुत ज्यादा ना उल्टा सीधा खाने लगे हैं, बैठे रहने लगे हैं। लाइफ स्पैन का मतलब ये है बस वो बैठे रहते हैं, बिल्कुल अपनी लाइफ को अच्छे से, मतलब जो अच्छी हैबिट्स होती हैं उनको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसकी वजह से, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीजेस की अगर मैं बात करूं तो डेफिशिएंसी डिजीजेस में अपने पास क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड स्पेसिफिकली बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह, जैसे होता है ना क्वाशियोरकर, पता नहीं तुम में से किसी ने उस चीज का नाम सुना है नहीं सुना उस डिजीज का। क्वाशियोरकर हो गया, गोइटर हो गया, गोइटर तो शायद लिखा भी होगा यहाँ पे, हाँ ये रहा, गोइटर हो गया, अनीमिया हो गया, स्कर्वी हो गया, ये सारी क्या होते हैं कि हमें भाई अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, खाना पीना अच्छे से नहीं मिला। अफ्रीका में एक टाइम पर, इंडिया में भी एक टाइम पर गोइटर बहुत ज्यादा था, जब लोगों को आयोडीन नहीं मिल पा रहा था अपनी डाइट में, तब जाकर के रतन टाटा जी ने एक नमक लॉन्च किया, बहुत सस्ता, बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली नमक लॉन्च किया, सॉल्ट लॉन्च किया, टाटा नमक, देश का नमक। और उसके अंदर क्या था? उसके अंदर आयोडीन अच्छे अमाउंट में था, जो कि लोग जब अपने खाने में यूज करने लगे तो उसके बाद उनके जो बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी थी वो पूरी होने लगी, और फिर क्या होने लगा? गोइटर के पेशेंट्स कम होने लगे, ये चीज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिजीजेस किससे होती है? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स से होते हैं। न्यूट्रिएंट्स इसलिए कहते हैं अपने खाने में भर के रखा करो, सिर्फ पराठे के ऊपर घी तेल लगा के मत खा लिया करो, घी बटर लगा करके, फाइबर भी रखा करो। आजकल लोगों के अंदर बहुत आ गया प्रोटीन चाहिए भाई, प्रोटीन बॉडी बनाएंगे, वे प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन शेक लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, देख रहा भाई के ट्राइसेप, देख रहा भाई के बाइसेप, चेस्ट देख रहा भाई, बेंच प्रेस मारता तेरा भाई ज्यादा है ना भाई, इससे कुछ नहीं होता। सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन मत लो, फाइबर भी अपनी डाइट में इंक्रीज करो, ठीक है। फाइबर होना बहुत जरूरी, सारा सारा प्रोटीन लेते रहोगे ना पेट में दिक्कत हो जाएगी, बहुत गंदे गंदे छोड़ोगे फिर, ठीक है, ये होता है प्रोटीन से। ओके, फोकस ऑन डायबिटीज। अब डायबिटीज भाई इंडिया के अंदर तो मेरे को लगता है कि हर किसी स्टूडेंट के, मेरे भी हर किसी की फैमिली के अंदर कोई ना कोई डायबिटीज का पेशेंट आजकल है ही है ना। डायबिटीज क्या होता है? इसको शुगर बोला जाता है लेमन लैंग्वेज में। इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स ग्लोबली। क्यों है ऐसा? लोगों का खाने पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अच्छा खाओगे डायबिटीज से बचे रहोगे, नहीं खाओगे। अब देखो लोगों को लगता है कि शुगर खाने से डायबिटीज हो जाती है, नहीं, मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती है। अगर तुम्हें डायबिटीज हो चुकी है तो तुम मीठा नहीं खा सकते, ये होता है, ठीक है। कॉजेस क्या क्या होते हैं डायबिटीज के? हार्मोनल इंबैलेंसेस, की हार्मोन्स तुम्हारे गड़बड़ा गए। हार्मोन्स क्या होते हैं ये चीज तुम आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। अनहेल्दी ईटिंग तुम कर रहे हो, अगर बाहर का आसपास का बेकार बेकार खाना खा रहे हो तो मैंने जैसे बोला लाइफस्टाइल खराब हो गया, वैसे ही। लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। बीइंग ओवरवेट और ओबेस, ओबेस मतलब मोटापा बहुत ज्यादा आ गया है। डायबिटीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है भाई। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अपने पास डायबिटीज के? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, सूसू बहुत ज्यादा आएगा। एक्सेसिव थर्स्ट, पानी बहुत ज्यादा पीना पड़ेगा, मतलब प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। वेट लॉस, तुम्हारा भाई पतले हो जाओगे तुम, वेट लॉस हो जाएगा, वजन गिर जाएगा। टायर्डनेस, थके रहने लगोगे। स्लो वुंड हीलिंग, कभी चोट लग जाएगी तो वो जो तुम्हारा जख्म है वो भरने में टाइम बहुत ज्यादा लेगा, ये चीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीजेस, हम डिजीज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये चीज भाई सबको पता है। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है इसका? देखो, क्योर का मतलब क्या है? क्योर का मतलब होता है कि हमें डिजीज हो चुकी है, अब हम उसको क्योर कर रहे हैं, या तो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं।
लेकिन यार ये सब करने का फायदा क्या, अगर क्या पता तो अगर तू पहले ही मेहनत कर लेता, पहले ही अपनी एक्सरसाइज करता रहता, अच्छी डाइट लेता रहता, तो तू डिजीज को पहले ही प्रिवेंट कर देता ना, डिजीज तेरे को होती ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले ही प्रिवेंट कर दो, प्रिवेंशन इज बेटर देन टेकिंग अ क्योर ऑफ अ डिजीज। ठीक है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि भाई दुर्घटना से देर भली इसको बोलते हैं। ठीक है, दुर्घटना हो जाए फिर उसके बाद तुम हॉस्पिटल जाओ, ये करो वो करो, इसे तो आराम आराम से गाड़ी चलाओ, दुर्घटना से देर भली। ठीक है, वही चीज है। तो कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंटल डिजीजेस, इन्वायरमेंटल मेजर्स की अगर मैं बात करूं तो डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, सैनिटेशन, आसपास की हमारी जो सोसाइटी है, जो भी सारी की सारी चीजें हैं, वो सारी बड़ी ही साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाइजीन प्रैक्टिसेस की अगर मैं बात करूं, सबको पता है बाहर से आए हैं, हाथ धोने हैं, हमको रोज नहाना है, रोज अंडरगारमेंट चेंज करने हैं, वो चीजें, ब्रश करना है अच्छे से रेगुलरली। ठीक है, वो सब चीजें हो जाती हैं। पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक सेफ्टी प्रिकॉशंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे तुम्हें पता ही है। प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन, जो अपने पास मतलब क्यों ऐसा नहीं करना कि भाई तुम पॉटी करके आए हो, हाथ नहीं धो के आए हो, और आजकल लोग हाथ वाथ मिला रहे हो, ये सब हरकतें मत करना। ठीक है, वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली, कवरिंग द माउथ एंड नोज वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। ठीक है, वियरिंग मास्क इन क्राउडेड, मास्क पहनना चाहिए क्राउडेड प्लेसेस में, हमको नहीं पता किसको भाई बीमारी है, किसको खांसी जुकाम है, हमको लग जाए। ठीक है, इसलिए खुद ही मास्क पहन लो। अवॉइडिंग द शेयरिंग ऑफ क्लोज पर्सनलाइज्ड आइटम्स लाइक टॉवल्स एंड कोम्स, टॉवल्स एंड हैंकरचीफ लिखा हुआ है यहाँ पे, कोम्स भी होना चाहिए, कोम्स भी कभी किसी के यूज मत करना। ठीक है, आइसोलेटिंग एंड रेस्टिंग व्हेन अनवेल टू रिकवर एंड प्रोटेक्ट अदर्स फ्रॉम द इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या है, खुद को आइसोलेट कर लो अगर कभी भी इन्फेक्शन तुम्हें हुआ है, कोई भी दिक्कत हुई हुई है, ताकि तुम खुद तो रेस्ट कर पाओ, जल्दी हील हो पाओ और बाकियों को भी बीमार ना करो। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज में थर्ड पार्ट की, जो कि क्या है, बायोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। बायोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर अपने पास क्या आता है, इम्यूनिटी मैकेनिज्म आता है। इम्यूनिटी क्या होती है, हमारी बॉडी की अंदरूनी एक ताकत होती है कि भाई वो हमको क्या कर पाए, डिफेंस मैकेनिज्म कर पाए। डिफेंस मैकेनिज्म कि भाई हमें बीमारी आ रही है और हमारी बॉडी क्या कह रही है, अच्छा आजा आजा भिड़ ले, आजा भिड़ ले, ऐसे कैसे, नहीं होने दूंगा बीमार, नहीं होने दूंगी बीमार, हमारी बॉडी हमको ऐसा कह रही है, बीमारी को ऐसा कह रही है, नहीं होने दूंगी इसको बीमार। ठीक है, तो इम्यूनिटी मैकेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होती है अपने पास नेचुरल इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी की खुद की होती है, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो ऐसा, और तुमने सुना होगा जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा उसको कोविड नहीं हो रहा, 2020 में लोग ऐसा बोल रहे थे, जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा उसको कोरोना नहीं हो रहा है ना, ऐसा हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्यों हो रहा था ऐसा, जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा उसको कोरोना क्यों नहीं हो रहा था, क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अपने आप ज्यादा, उसकी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स हैं वो खुद कह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं ताकतवर है अपन, तो अपने को कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वो वाली फीलिंग आ जाती है। एक तो नेचुरल एबिलिटी जो होती है बॉडी की, ऑफ आवर बॉडी टू फाइट ऑफ डिजीजेस कॉजिंग एजेंट्स, पैथोजेंस से फाइट करने की, मैनेज बाय द इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इसको मैनेज करता है। अब जिन लोगों की भाई इम्यूनिटी वीक थी, वो लोग क्या कर रहे थे, काढ़ा पी रहे थे, दवाइयां ले रहे थे अलग अलग, है ना, क्यों ले रहे थे, ताकि इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाए। तो ये चीज जो इम्यूनिटी को हम चीजें लेते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोलती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन लगवा ली, हमारी इम्यूनिटी और ज्यादा बढ़ गई, हमें कोरोना हुआ ही नहीं, वो चीज भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू अ पैथोजन और अ वैक्सीन। तो पैथोजन या वैक्सीन, जिनको कोरोना एक बार हो गया था, तुमने ये भी सुना होगा, कोरोना एक बार हो गया वापस नहीं हुआ उन लोगों को, क्यों, क्योंकि कोरोना के जो पैथोजन है उससे मतलब हमारी बॉडी यूज टू हो चुकी है, हमारी बॉडी ने बोला इससे तो मैं भिड़ ली, इसको तो मैंने एक बार हरा दिया, फिर से होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, तो वो चीज हो गई। ठीक है, तो एक्वायर कर लिया हमने उस डिजीज का टेस्ट एक तरीके से। ठीक है, ये चीज हो गई। ट्रेन टू रिकॉग्नाइज एंड अटैक स्पेसिफिक जर्म्स। ठीक है, ये अपने पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, जो वैक्सीनेशन होती है, किस लिए होती है, ये एक ही जो अपने पास डिजीज होती है, एक ही जो अपने पास प्रॉब्लम होती है, जर्म जो होती है, उस पर अटैक करने के लिए बनाई जाती है। ओके, वैक्सीनेशंस क्या होती हैं, इसकी बात अगर अपन करें, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिपरेशंस मेड फ्रॉम, अब वैक्सीनेशन बनती कैसे, मैं तुमको शॉर्ट में बताता हूं। वैक्सीनेशन अपने पास बनती कैसे, जैसे कोरोना का अगर वायरस है या कोई सा भी अपने पास वायरस है, वो वायरस एक बॉडी के अंदर आ चुका है। ठीक है, उस बॉडी को हमने दवाई दी, किसी ने कोई भी दवाई दे दी, बुखार की दवाई दे दी, उसको इम्यूनिटी उसकी बढ़वाई, खाड़ा वाड़ा पिलाया, अब वो कोरोना का वायरस उसमें थोड़ा वीक हो गया, तो वो वीक हो चुका है, वो वायरस को हम वीक वायरस को उसकी बॉडी में से निकालेंगे उस इंसान की। ठीक है, और उससे ना हम वीक वायरस बना देंगे, वीक दवाई बना देंगे। क्या बनाएंगे, उस वीक वायरस से हम ऐसी दवाई बनाएंगे जो कि उस स्ट्रॉन्ग वायरस को मार पाए। सर वीक इंसान स्ट्रॉन्ग को कैसे मार पाएगा, नहीं मार पाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस वीक से हमने क्या किया, तुम ऐसे इसको अज्यूम कर सकते हो, हमने ना अपने घुसपैठ का, अपने दुश्मन का एक वीक एजेंट पकड़ लिया, उसको बोला चल अपनी टीम के सारे सच उगल,
है ना। तो उस वीक पैथोजन ने हमको बताया कि स्ट्रॉन्ग पैथोजन को कैसे हराना है, और उसके उस राज से हमने क्या किया, एक वैक्सीन प्रिपेयर करी जो कि उस स्ट्रॉन्ग वाले को भी मार पा रही थी। ठीक है, इस तरीके से वैक्सीन प्रोड्यूस होती है। अब ये तो मैंने फिल्मी तरीका बता दिया, किताबी तरीका क्या है, असल में ऐसा क्या होता है आजा समझते हैं। ठीक है, प्रिपरेशंस मेड फ्रॉम वीकेंड यानी कि वीक पैथोजेंस, वीकेंड पैथोजेंस, डेड पैथोजेंस का भी कई बार यूज होता है, इनएक्टिव पार्ट्स और हार्मलेस कंपोनेंट्स ऑफ अ जर्म। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या होता है, वैक्सीन अपने पास ऐसी प्रिपरेशन होती है जो कि वीक पैथोजन, डेड पैथोजन, इनएक्टिव पैथोजन के यूज से बनाई जाती है। ठीक है, ताकि ये इनएक्टिव है, ये बॉडी के अंदर कुछ नहीं कर पाएगा, हम ये वैक्सीन भाई लगा देंगे, तो अब अगर वो आएगा, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वाला पैथोजन भी आएगा, तो वो कहेगा अबे यार इसको तो ऑलरेडी हो रखा है, इसके पास क्या जाना, तो फिर वो इग्नोर करके चले जाएगा, तो इसलिए वो डिजीज हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, वो बेसिकली क्या है, वैक्सीन कभी भी क्या करती है, उस बीमारी को क्योर नहीं करती है, लेकिन वैक्सीन उसको तुम्हें लगने नहीं देती है। वैक्सीन क्या कहेगी, बेटा तेरे को कोरोना होगा नहीं। ठीक है, वैक्सीन कहेगी तेरे को कोरोना होगा नहीं। अगर कोरोना तेरे को हो गया है, फिर उसके बाद तू वैक्सीन लगवा रहा है, तेरे को वैक्सीन ठीक नहीं कर पाएगी, वो ठीक नहीं कर पाएगी। उसके बाद तो दवाई का प्रोसीजर है महीना हफ्तों वाला, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुझे ऑलरेडी वैक्सीन लगी हुई है तो फिर देखो कोरोना होगा नहीं, ये बात है। तो वैक्सीन क्या करती है, डिजीज होना प्रिवेंट करती है, डिजीज तुझे होगी नहीं, लेकिन अगर ऑलरेडी हो रखी है तो उसको क्योर नहीं करती वैक्सीन। ये चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इसका, दे ट्रेन द बॉडीज इम्यून सिस्टम, बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ट्रेन कर देती है ताकि वो रिकॉग्नाइज कर पाए, हाँ यार ये तो वही है, ये तो वही पुरानी वाली बीमारी है, नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी अपन भाई, अभी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है अपनी, तो वो नहीं होने लगती, वो रिकॉग्नाइज करके रखती है, टारगेट करती है एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल जर्म्स विदाउट कॉजिंग द एक्चुअल डिजीज। ठीक है, वो एक्चुअली डिजीज को कॉज नहीं होने देती, इम्यूनिटी को बूस्ट कर देती है और वो डिजीज अपने को होती ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, टेटनस का शॉट जो हो गया। अब देखो लोगों को लगता है टेटनस का शॉट अपन लगवाते हैं क्यों, कभी चोट लग जाती है, वूंड लग जाता है, लोहे वोहे लग गई, चोट पे एक्सीडेंट हो गया, टेटनस लगवाते हैं। अगर तुम टेटनस ना लगवाओ तो टेटनस बेसिकली एक बीमारी होती है। टेटनस का शॉट क्यों लगवाया जाता है, वो बेसिकली एक बीमारी होती है जो कि इन्फेक्शन हमारी बॉडी में ऐसा कर देगी कि हमारे जो सारे मसल्स हैं, सारी की सारी जो हड्डियां हैं वो एकदम फ्लेक्स हो जाएंगी। फ्लेक्स मतलब सर ये वाला फ्लेक्स, नहीं नहीं नहीं, एकदम अकड़ जाएंगी। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, इस तरीके से हड्डियां एकदम अकड़ जाएंगी, सारे के सारे जॉइंट्स एकदम अकड़ जाएंगे इस तरीके से। ये दिख रही है तुमको, इस तरीके से कील जैसे टेढ़ी हो गई, इस टाइप से तुम्हारी बॉडी हो जाएगी। देखो यहाँ पर एक पेशेंट है जिसको सीरियसली हो चुका है टेटनस। ठीक है, तो टेटनस की इसलिए वैक्सीन अपने को लगवा लेनी चाहिए जब भी अपने पास दिक्कत हो कोई भी। टेटनस बेसिकली होता क्या है, टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया होता है। टेटनस कौन सा पैथोजन है, बैक्टीरिया है। ओके भाई, और अपने पास हिस्टोरिकल माइलस्टोन की अगर अपन बात करें तो साइंटिफिक प्रोफाइल, एक हमारे पास कमल रानादिवे जी थी। उन्होंने क्या किया था, इंडिया में इनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, ये हमारे पास डॉक्टर थी, बायोलॉजिस्ट थी, ठीक है, बायोमेडिकल रिसर्चर थी बेसिकली। ठीक है, इनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी, ये एक बार कंट्रीब्यूशन तुम रीड कर लेना। ठीक है, नाम बेसिकली तुमको पता होना चाहिए, कमल रानादिवे। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, अब अपने पास हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन आखिरकार प्रोड्यूस कैसे हुई। अब वर्ल्ड वाइड एक टाइम ऐसा था, एक सेंचुरी ऐसी थी जब भाई स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी, चिकन पॉक्स नहीं, उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स होता था। स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स जैसा होता था लेकिन और ज्यादा खतरनाक होता था, जानलेवा होता था। ऐसा हो जाता था बच्चा पूरे का पूरी बॉडी के ऊपर क्या है, पस वाले फोड़े हो जाते थे, ये हो जाता था और वो जानलेवा होता था। स्मॉल पॉक्स ही स्मॉल पॉक्स हो रखा था सबको, क्या था, ये वायरस था। ठीक है, अब उस टाइम पे एक बायोलॉजिस्ट थे, एक रिसर्चर थे, एक डॉक्टर थे, एडवर्ड जेनर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि कैटल्स में, कैटल्स तुमको पता है मिल्क मेड जिसको बोला जाता है, मतलब कि दूध देने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अपने पास काउ हो गया, बफेलो हो गया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मिल्क मेड्स। मिल्क मेड्स क्या है, काउस, बफेलोस, इनके अंदर एक बीमारी होती है काउपॉक्स। इनको होती है बीमारी काउपॉक्स की, मतलब जो कैटल्स के अंदर मतलब फोड़े फोड़े वाली बीमारी होती है, काउपॉक्स बोलते हैं। उन्होंने एक चीज नोटिस करी, उन्होंने ना एक ऐसे बच्चे का, मतलब जो भी पेशेंट था उसका मतलब वो लिया, उसके पस में से, उसके मतलब बॉडी के अंदर से जो पस है, जो जर्म है अपने पास किसका, स्मॉल पॉक्स का, वो इंजेक्शन के अंदर ले लिया और एक गाय के अंदर डाल दिया, एक गाय के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब उन्होंने देखा कि ये जो स्मॉल पॉक्स है ये गाय को तो हो नहीं पा रहा, जिस गाय को काउपॉक्स है ऑलरेडी, जो गाय ऑलरेडी काउपॉक्स से बीमार है, एडवर्ड जेनर भाई साहब ने बोला इसको मैं और बीमार करूंगा, एक बार इसके अंदर स्मॉल पॉक्स भी डाल के देखता हूं, क्या पता इसको स्मॉल पॉक्स काउपॉक्स दोनों हो जाए। लेकिन उस गाय को ना स्मॉल पॉक्स हुआ नहीं, उस गाय के पास सिर्फ काउपॉक्स ही रहा। तो उनको उससे पता चला कि ये काउपॉक्स जो बीमारी है, ये जो काउपॉक्स दिक्कत है जो कि गायों को हो सकती है, इंसानों को नहीं हो सकती, ये काउपॉक्स बीमारी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि ये स्मॉल पॉक्स को तो अपने आगे कुछ समझती नहीं, स्मॉल पॉक्स को तो होने ही नहीं देती।
तो उन्होंने भाई अपनी उनकी बत्ती चमकी। उन्होंने क्या किया कि गाय के अंदर से स्मॉल पॉक्स का एक इंजेक्शन निकाला और उस इंजेक्शन से एक ऐसी वैक्सीनेशन बना दी और सारे के सारे स्मॉल पॉक्स वाले पेशेंट्स में डाल दी। एक में ट्राई किया, उन्होंने देखा कि भाई इसको अब स्मॉल पॉक्स हो ही नहीं रहा, स्मॉल पॉक्स हो ही नहीं रहा क्योंकि काउ पॉक्स उसके अंदर आ चुका है। एंड जस्ट बिकॉज काउ पॉक्स सिर्फ और सिर्फ कैटल्स में, काउ बफेलो के अंदर होता है, इंसान को होगा नहीं, काउ पॉक्स का इंसान के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन उस काउ पॉक्स ने उस इंसान की इम्यूनिटी को ऐसा बूस्ट कर दिया कि अब उसको भाई स्मॉल पॉक्स भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इस तरीके से वैक्सीनेशन का भाई प्रोडक्शन हुआ था, वैक्सीनेशन की इन्वेंशन हुई थी, डिस्कवरी हुई थी इस दुनिया में, और उसके बाद एक भी स्मॉल पॉक्स का पेशेंट इस दुनिया में नहीं बचा, सारे के सारे खत्म हो गए थे। ठीक है भाई, ये था, सारे सारे खत्म हो गए थे मतलब सारे मरे नहीं थे, सारे के सारे क्योर हो गए थे। ठीक है, इन्फेक्टेड अ बॉय, जेनर भाई साहब ने क्या किया, ये सारी की सारी जो मैंने तुमको कहानी बताई वही सारी की सारी यहाँ पर है। इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स हो गया वर्ल्ड वाइड, बॉय बिकेम कंप्लीटली रेजिस्टेंस टू स्मॉल पॉक्स। ठीक है भाई, ये चीज है। ओके, इंडियाज ट्रेडिशनल मेथड वेरियोलेशन, वेरियोलेशन एक मेथड है, इंडिया का ट्रेडिशनल मेथड है। किस चीज का? वैक्सीनेशन तो इंडिया का नहीं था, लेकिन वेरियोलेशन एक सीन था। उसके अंदर क्या होता था हमारे पास कि जैसे मतलब एक हेल्दी इंसान है, एक हेल्दी इंसान की स्किन को स्क्रैच किया जाता था, आयुर्वेद का एक टाइप है, उसकी स्किन को स्क्रैच किया जाता था और जो भी हमारे पास इन्फेक्टेड इंसान है उसकी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, स्किन के ऊपर लगा दिया जाता था। धीरे 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 क्या था, हेल्दी वाला जो पार्ट था वो अपनी हेल्थ को, अपनी इम्यूनिटी को उसकी बॉडी के अंदर बढ़ाने लगता था, बढ़ाने लगता था, फैलाने लगता था, फैलाने लगता था, और वो इंसान वापस हेल्दी हो जाता था जो बीमार था। ठीक है, सो लॉन्ग बिफोर मॉडर्न वैक्सीन इंडिया यूज अ ट्रेडिशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निक कॉल्ड वेरियोलेशन। ठीक है, ये तुम वेरियोलेशन की डेफिनेशन लिख सकते हो। प्रोसेस होता है, प्रोसेस बेसिकली ये, तो ये वाली लिखना डेफिनेशन, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिशनर्स स्क्रैच्ड अ हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन्स स्किन, उन्होंने उसकी स्किन का एक पीस स्क्रैच किया यूजिंग ड्राइड मटेरियल फ्रॉम एन एक्टिव स्मॉल पॉक्स सोर। जो स्मॉल पॉक्स का सोर है कि आदमी को स्मॉल पॉक्स हो रखा है, उसके स्मॉल पॉक्स के सोर के अंदर से उन्होंने इंजेक्शन लिया, उसी इंजेक्शन से उन्होंने स्क्रैच करना स्टार्ट किया टू इंड्यूस अ कंट्रोल्ड माइल्ड इंफेक्शन दैट बिल्ड इम्यूनिटी। उससे फिर उस इंसान की क्या हुई, इम्यूनिटी बिल्ड ऐसी हो गई कि भाई साहब उसको फिर वो बीमारी हुई नहीं। तो ये एक वैक्सीनेशन का ही तरीका था, लेकिन थोड़ा लो बजट वाला तरीका था, मीशो वाली वैक्सीनेशन। ठीक है, तो ये चीज है। टीकेदार क्या होते हैं, अब तुम जैसे बोलते होंगे कि पोलियो का टीका लगाया तुम्हारे बच्चे को, हम आंगनवाड़ी से आए हैं, है ना भाई। तो टीका क्या होता है, इंजेक्शन होता है, वैक्सीनेशन को ही हिंदी में टीका बोला जाता है। तो जो टीका लगाने आते थे, जो वैक्सीन करवाने आते थे, वेरियोलेशन करने आते थे, उनको टीकेदार बोला जाता था। वही यहां पर है, द ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ेंगे। मॉडर्न वैक्सीनेशन रोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नेचर ऑफ वैक्सीन, नेचर ऑफ वैक्सीन क्या है यहां पे कि वैक्सीन का यहां पर रोल क्या है। वैक्सीन आर स्ट्रिक्टली प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव। जैसा मैंने बताया, वैक्सीन क्योर नहीं कर सकती, लेकिन वैक्सीन उस डिजीज को प्रिवेंट कर देंगी, स्ट्रिक्टली प्रिवेंटिव, प्रिवेंट कर देंगी, वो चीज तुमको लगेगी ही नहीं। ठीक है, सेफ्टी कैसे बना सकती है, यही चीज सामने पूरी की पूरी लिखी हुई है। सेफ्टी कैसे बनाती है वैक्सीन, वैक्सीन अंडरगो हाईली स्ट्रिग्नेंट टेस्टिंग। स्ट्रिग्नेंट टेस्टिंग का क्या मतलब है कि वैक्सीन को पहले बहुत अच्छे से टेस्ट किया जाता है ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर, उसके बाद जाकर के उसको फाइनली बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रिग्नेंट टेस्टिंग बाय साइंटिस्ट्स एंड डॉक्टर्स टू गारंटी सेफ्टी बिफोर बीइंग एडमिनिस्टर्ड टू द पब्लिक। पब्लिक तक पहुंचाने से पहले उसको बहुत अच्छे से टेस्ट किया जाता है, जो बात मैंने बताई। ओके, हर्ड इफेक्ट क्या होता है, ये तुम्हारा एक आ सकता है पेपर में, हर्ड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, किस तरीके से वर्क करती है। एक इंसान है जो कि बीमार है, ठीक है, एक इंसान है, इसको वैक्सीन लगी हुई है, ये ब्लू वाले क्या है, सबको वैक्सीन लगी हुई है। ठीक है, तो इनको तो भाई बीमार इंसान से प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन ये बीमार है, ये बीमार है, ये बीमार है, और जो हरे वाले हैं उनको वैक्सीन नहीं लगी है। तो जो लाल वाले हैं जिनको बीमारी ऑलरेडी है, वो क्या कर सकते हैं, वो हरों वालों को तो बीमारी दे सकते हैं, ब्लू वालों को बीमारी नहीं दे पाएंगे, ब्लू वालों को बीमारी नहीं दे पाएंगे। अब हरा वाला ऑलरेडी बीमार है, वापस बीमार हो गया, हाँ लाल वाले ने बीमार कर दिया, लेकिन ब्लू वाले को तो वैक्सीन लगी हुई है ना, ब्लू वाला कुछ नहीं करेगा, ब्लू वाले को कुछ हो ही नहीं पाएगा, हरा वाला ब्लू वाले को बिल्कुल भी अपनी बीमारी पास ऑन नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ब्लू वाला क्या कर रहा है, ब्लू वाला हरे वाले को तो वैसे ही नहीं कर रहा, क्योंकि ब्लू वाला तो वैसे ही वैक्सीनेटेड, उसको वैसी बीमारी ही नहीं है। ठीक है, ये हर्ड इफेक्ट होता है, इस टाइप का हर्ड एक बन जाता है। ठीक है भाई, ग्लोबल एंड इंडियन मेडिकल चैंपियंस। अब हमारे पास एक भाई साहब थे, डॉक्टर महाराज किशन भान जी। इनका भाई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के वैक्सीनेशन वाला जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसके अंदर। 2020 में हमारे से बिछड़ गए, हमसे दूर हो गए, हम लोगों को छोड़कर चले गए इस दुनिया से। ठीक है, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन इंडियन मेडिकल साइंस में, रिसर्च में बहुत ज्यादा रहा है, वर्ल्ड वाइड इनका बहुत नाम है। ठीक है, और इंडिया ने
सप्लाई करी थी वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन वर्ल्ड वाइड, क्योंकि इंडिया ने ही पहला सैंपल बनाया था कोविड की वैक्सीन का, जो कि बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। अलग अलग कंट्रीज ने बनाया था, लेकिन सबकी जो कोविड की वैक्सीन थी अलग अलग थी। जो कंट्रीज नहीं कर पाई थी, नहीं बना पाई थी, उनकी इंडिया ने बहुत हेल्प करी थी पूरी वर्ल्ड वाइड इसको स्प्रेड करवाने में। ठीक है, ये चीज यहां पर लिखी है। और अपने पास ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज को कैसे कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीबायोटिक्स, एक्सप्लेन एंटीबायोटिक्स, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो एंटीबायोटिक्स का तुमको पता होना चाहिए। डेफिनेशन क्या होती है एंटीबायोटिक्स की अपने पास, मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, सिर्फ बैक्टीरिया, सिर्फ बैक्टीरिया, ओनली फॉर बैक्टीरियाज, ओनली फॉर बैक्टीरियाज। तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ओनली बैक्टीरिया क्योर करने के लिए होती हैं। ये क्या करती हैं, डॉक्टर्स देते हैं और ये सीधा सीधा किल कर देती है। वैक्सीन क्या करती है, प्रिवेंट करती है, क्योर नहीं कर पाती, ये क्योर कर देती है। बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में बैक्टीरियल इंफेक्शन है, मार दूंगी, मारा जाएगा सूर्या, इसका वही हाल है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या करती है, मार देती हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो मैकेनिज्म होता है एक्शन का वो कैसा होता है, दे टारगेट स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरियल सेल जो है, पूरा एक बैक्टीरिया का मान लेते हैं सेल है, उसके अंदर से उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, है ना। एंटीबायोटिक क्या करेगी, उसके सबसे वीकेस्ट पार्ट के ऊपर टारगेट करेगी, लेकिन वीक है लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है, मान लेते हैं सबसे वीकेस्ट पार्ट है, इसके ऊपर एंटीबायोटिक जाकर के अटैक कर देगी, तो क्या होगा, मारा जाएगा, खोखला हो गया, कमजोर हो गया, फिर धीरे 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 करके पूरे के पूरे बैक्टीरिया को क्या करेगी, मारा जाएगा, मार देती है। ठीक है भाई, ये करती है बैक्टीरियल सेल्स दैट आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल सेल्स। बैक्टीरियल सेल्स ह्यूमन और एनिमल सेल्स से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर जो एंटीबायोटिक्स होती है उस सेल को पहले समझती है, भाई साहब इसका पेन पॉइंट क्या है, अच्छा इसको अगर छोड़ूंगा तो ये पूरी बॉडी को खा जाएगा, और इसके इस पार्ट को अगर मारूंगा तो ये खुद मर जाएगा, तो इस छोटे से पार्ट को मैं जाकर के टारगेट करूंगा और ये मारा जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स होती है वो ऐसा ही करती हैं। ठीक है भाई, उसके बाद स्ट्रिक्ट लिमिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटीबायोटिक्स की ना हमारी बॉडी को ना आदत हो जाती है, तो इसलिए एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं देते। एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देती हैं, मतलब एंटीबायोटिक्स तू लेता जाएगा ना, तो क्या होगा, तेरी बॉडी को आदत डल जाएगी, फिर उसके बाद तेरे को कभी अगर वो बीमारी होगी ना तो एंटीबायोटिक भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बीमारी को, पैथोजन को ही एंटीबायोटिक की आदत पड़ गई है कि हाँ यार ये ऐसा करता है, मेरे वीक पार्ट पे टारगेट करता है, अब लेकिन मैं पागल नहीं बनूंगा बेटे, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा मेरा, तो पैथोजन फिर एंटीबायोटिक से मरता नहीं है, ये दिक्कत हो जाती है, तो रेजिस्टेंस आ जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव ओनली against bacterial infections, they do not work against illness caused by viruses। वायरसेस में नहीं होता, कोल्ड्स में एंटीबायोटिक्स या फ्लू में नहीं दी जाती, और प्रोटोजोआ में भी नहीं होता है। ठीक है, ये होता है। अब ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन एक चीज होती है, पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी गई थी 1928 में। पेनिसिलिन क्या होता है कि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जो कि बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे लंदन में। ठीक है, और उन्होंने एक चीज देखी कि उन्होंने एक पेट्री डिश होती है, केमिस्ट्री लैब में उन्होंने पेट्री डिश देखी होगी, ग्लास की एक डिश होती है, उन्होंने उसको ऐसे ही फेंक रखा था किसी ने, मतलब डिस्कार्डेड थी वो। उसके अंदर उन्होंने देखा कि काई जम रही है। काई तुमने देखा है कभी, ब्रेड अगर सड़ जाती है उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन मोल्ड आ जाता है, मोल्ड बेसिकली इंग्लिश में मोल्ड बोलते हैं, हिंदी में काई बोलते हैं, तो वो मोल्ड आ गया उसके आसपास। लेकिन उन्होंने देखा एक पार्ट उस पर ऐसा था जहां पर मोल्ड का कोई असर ही नहीं आ रहा। उन्होंने जल्दी से उस डिस्कार्डेड कचरे में से वो निकाला, उस पेट्री डिश को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। उन्होंने क्या देखा, आसपास तो सारे के सारे मोल्ड जो है, काई वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका सारा का सारा दिख रहा है, लेकिन बीच में एक अलग टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहा है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, काई उस पर लगी नहीं रही, बीमार वो पार्ट पड़ ही नहीं रहा। तो वहां से उन्होंने उसको एक्सट्रैक्ट किया और उसको उन्होंने बोला पेनिसिलिन है ये। उसके ऊपर फिर उन्होंने जब ऐसी ऐसी बॉडीज में उसको डाला जहां पर बैक्टीरियाज थे, वायरसेस थे, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जहां पे मोल्ड अपने को अफेक्ट कर रहा था, वहां पर उन्होंने डाला, वहां पर ठीक हो गया भाई बीमारी, क्योंकि पेनिसिलिन ने क्योर कर दिया। ये एक तरीके से तुक्के से इसकी इन्वेंशन हो गई, तुक्के से इसकी डिस्कवरी हो गई। ठीक है, अपने आप भगवान ने इशारा दे दिया, लो भाई ये देख ले, ओए फ्लेमिंग भाई जाओ देखो कूड़ेदान के अंदर, मैंने तुमको इशारा दिया है, देखो पेनिसिलिन पड़ा है वहां पे, उठाओ जाके लोगों को क्योर करो। तो भगवान ने इशारा दे दिया। ठीक है, ये बात है, डिस्कवरी इसकी इस तरीके से हुई थी। इन्फेरेंस क्या है, ही रियलाइज द मोल्ड रिलीज्ड अ नेचुरल सब्सटेंस। जो मोल्ड है, मोल्ड ने ही एक नेचुरल सब्सटेंस रिलीज किया, ठीक है, दैट किल्ड द बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया मार देता है, लीडिंग डायरेक्टली टू द आइसोलेशन ऑफ पेनिसिलिन।
आइसोलेशन यानी लीडिंग डायरेक्टली टू द इन्वेंशन या आइसोलेशन ऑफ द पेनिसिलिन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक, दुनिया की पहली लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक थी। ठीक है, इसका जो केमिस्ट्री, जो अपने पास केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हटा दो, बड़े हो जाओगे समझ जाओगे, ऐसा होता है। ठीक है, और ये पेनिसिलिन की दवाइयां ऐसी होती हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो मैंने तुमको बताया कि एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस हो जाती है, बॉडी अपनी रेजिस्ट करने लग जाती है कि भाई साहब अब तो भाई मैं नहीं हो रहा अफेक्ट, अब तो नहीं होऊंगा मैं इससे अफेक्ट, वो चीज हो जाती है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स आर ओवर यूज्ड या टेकन इनकरेक्टली, रॉन्ग डोज या ड्यूरेशन हो जाती है। वीक बैक्टीरिया डाई, जो वीक बैक्टीरिया है वो मर जाता है बट म्यूटेट कर जाता है, स्ट्रॉन्गर स्ट्रेन्स सर्वाइव द ड्रग। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग वाले बैक्टीरियाज होते हैं वो सर्वाइव कर भी जाते हैं, उनको कुछ नहीं कर पाता एंटीबायोटिक। रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई, जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं। रेंडरिंग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट यूजलेस। ठीक है, तो अपने पास क्या होता है, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो यूजलेस रह जाता है, काम ना हो पाता है। बाकी ये सारा प्रोटोकॉल है टू अवॉइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम वर्सेस क्रॉनिक केयर। ट्रेडिशनल जो सिस्टम होते हैं आयुर्वेद वगैरह का, उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ी बहुत एनसीईआरटी के अंदर इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर क्वेश्चन तुम्हारा नहीं बनेगा, टेंशन लेने की तुमको कोई भी बात नहीं है। अगर पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, थेरेपीज फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एनसीडी के लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए क्या क्या थेरेपीज हमारे पास होती हैं वो चीज एक बार जान लेते हैं। बिकॉज क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, इन सब के लिए परसिस्ट ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन, क्योंकि बहुत दिनों तक रहती है, बहुत लंबे समय तक रहती हैं। मैनेजमेंट डिफर्स फ्रॉम एक्यूट इन्फेक्शंस, छोटे छोटे इन्फेक्शन से भी अपने को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सो कोर ऑब्जेक्टिव अपने पास क्या है, थेरेपीज फोकस प्राइमरीली ऑन रिड्यूसिंग डिस्ट्रेस, मैनेजिंग डेली सिम्टम्स एंड एक्टिवली इंप्रूविंग द पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब तुमने शुगर वालों को देखा होगा, बहुत ज्यादा उनको परहेज करनी पड़ती है, तो इसलिए डेली रूटीन में हमको भाई इसकी परहेज को, इसके भाई अपने को क्या कहते हैं, इंप्रूवमेंट को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक या वैक्सीन नहीं होती है। ठीक है, 3 पिलर्स क्या होते हैं एनसीडी के, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज केयर के। टारगेटेड लॉन्ग टर्म मेडिकेशन लेनी पड़ेगी परहेज के साथ बहुत अच्छे से। ठीक है, प्रोएक्टिव लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशंस, डाइट तुम्हें मॉडिफाई करनी पड़ेगी, मीठा कम करना पड़ेगा अगर डायबिटीज हो गई है तो, एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, अगर बीपी ज्यादा बढ़ने लगा है तो नमक कम करना पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन, यानी कि मेडिकेशन तुमको रेगुलरली लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, की टू सक्सेस, अच्छे से क्योर होना है तो क्या करना पड़ेगा, अर्ली क्लिनिकल डायग्नोसिस करा लो, जल्दी से डॉक्टर को दिखा लो, कोई भी दिक्कत मत करो, और जो भी दवाई होगी उसको रेगुलरली लेते रहो। थैंक यू भाई, यहां पर अपने पास पूरा का पूरा जो हेल्थ वाला चैप्टर है वो समाप्त होता है। आशा करता हूं कि पूरी की पूरी बातचीत एकदम बढ़िया तरीके से समझ आ गई होगी। बीच बीच में मैंने जहां जहां पर स्लाइड्स में तुमको बताया है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पेनिसिलिन की जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो मैंने नीचे डब्बा बना दिया था, और जो जो क्वेश्चंस लिखवाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। अपने नोट्स में पूरे की पूरी स्लाइड के नोट्स बनाओ ना बनाओ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं उनके नोट्स जरूर बना लेना। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं भाई तुमसे अगले लेक्चर में, अगले वन शॉट के साथ बहुत जल्दी, आई होप मिलेंगे। ठीक है, बाकी आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हेल्थ सिर्फ दिमाग की, फिजिकल हेल्थ ज्यादा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे दिमाग की हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी सोशल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। और जो भी मैंने एडिक्शंस की बात बताई थी उसको लाइफ टाइम याद रखना। ओके, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना अपने दिलो दिमाग को, सदा खुली किताब रखना। बाय बाय।